हेलो परमारियंस, वेलकम अगेन। स्पॉटिंग एरर के एक और सेगमेंट के साथ हम आज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं। और ये स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर बेस्ड है। जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ग्रामर में, उन सभी पर बेस्ड है। नाउन से लेकर के जितने कंजक्शन तक, प्रपोजिशन तक, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में। फिर उसके बाद आप टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, वर्ब, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उन सभी का निचोड़ है ये, अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो, है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, विदाउट डिले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और सेगमेंट में पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप, है ना? और क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही यहाँ पर, साथ ही साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है इक्वली, है ना? तो आपको पूरा सेशन थारोली कवर करना है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना? इनडायरेक्टली ये आपके पूरे के पूरे जो भी सेगमेंट है, पूरा कवर कराने वाला है। मतलब ग्रामर का पूरा एक रिवीजन कराने वाला है ना? 2 सेगमेंट ऐसे हैं, एक स्पॉटिंग एरर और एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिससे आपके कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन हो जाता है। आज फिलहाल आपका ये सेकंड लेक्चर है, अगर हम कहें स्पॉटिंग एरर का तो। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आज डील करने वाले हैं। और एक सेगमेंट जो बहुत इंटरेस्टिंग आपका रहने वाला है, जिस पर बहुत अच्छे से चीज़ों को मैं समराइज़ करके रिप्रेज़ेंट करने वाला हूँ, वो है दैट इज़ करेक्ट स्पेल्ड मिसस्पेल्ड, है ना? और जिसमें नियर अबाउट हम लोग 250 प्लस वर्ड्स डिस्कस करेंगे, है ना? तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिन भाई-बंधुओं को पीडीएफ में प्रॉब्लम है, परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हो, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मंडे से आपके लेक्चर जो है, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें चीज़ों को सीक्वेंसली बहुत अच्छे से समराइज़ करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग एरर, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि सेंटेंस को ब्रेक करना है। आप जितना अच्छा ब्रेक डाउन कर लोगे सेंटेंस को, उतनी अच्छे तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज़ कर पाओगे, है ना? तो आपको हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उस सेंटेंस को आप तोड़ सकते हो, उसका पोस्टमार्टम कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि माय फादर दो ओल्ड गोज़ एवरीवेयर बाय फुट, ये स्टेटमेंट है। अब इसी में से वीडियो को पॉज़ करके पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप देखिएगा सॉल्यूशन, है ना? उससे आपकी जो लर्निंग है वो और बूस्ट होगी। कई सारे बच्चे यहीं पर गड़बड़ करेंगे कि माय फादर दो, ये कुछ ऑड लग रहा है और उनको लगेगा पार्ट ए जो है वो इनकरेक्ट है। अब मैं आपको पूरा इसको थॉरोली समझाता हूँ। मैंने कहा जो माय फादर है ये सब्जेक्ट है, यू नो वेरी वेल, है ना? अब आपने कहा दो एक कंजक्शन होता है। दो क्या है? एक कंजक्शन है। ये एक ऐसा कंजक्शन है जो कंट्राडिक्शन का काम करता है ना? तो दो और आल्दो, तो एंड ऑल्दो, ये दो कंजक्शंस हैं। एंड दीज आर दी कंजक्शंस व्हिच शोज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन शो करते हैं। और इनके साथ आपको बट का यही कारण है, दिस इज द रीजन कि हम इसके साथ बट का यूज नहीं करते हैं दो ऑल्दो के साथ। तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है। सेकंड थिंग ये कि आप इसके साथ एट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं, और वो भी तब जब आप दो अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हो। एटलीस्ट कम से कम दो क्लॉजेज आपको देखने को मिले। जैसे मान लिया सपोज दैट दिस इज ए क्लॉज वन फर्स्ट, दिस इज द क्लॉज सेकंड, है ना? और इनके बीच में अगर आप दो दो लगा रहे हो, मान लो यहाँ पर आपने दो लगा रखा है, यहाँ पर दो का यूज कर रखा है, तो यहाँ पर एट या कॉमा का यूज करोगे। एक और चीज की, एट या कॉमा जो है, जब भी दो दो लगाते हो तो वो स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दो तो लगा रखा है, लेकिन ना तो इसमें एट दिखाई पड़ रहा है ना कॉमा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर दो अलग-अलग स्टेटमेंट को कवर नहीं कर रहा है। दो अलग-अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई। तो पहला तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसका मीनिंग भी देख लीजिए आप। कह रहा है माय फादर दो ओल्ड, मेरे पिताजी यद्यपि जो ओल्ड हैं, है ना? बूढ़े हैं, फिर भी अब आगे क्या कह रहा है? गोज। ये जो गोज आया है, इट कम्स अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग आया है ये? माय फादर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक और स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ। जैसे 2 के एग्ज़ाम्पल तो आप पढ़ते हो, लेकिन इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स भी यू शुड रीड। जैसे मैंने कहा माय सिस्टर, ठीक है, इज़, ठीक है? माय सिस्टर इज़
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दो डल। जैसे आप बट यूज़ करते हो ना, तो अब आपने ऐसे यूज़ कर लिया, ये सेंटेंस करेक्ट है आपका। चाहो तो आप दो की जगह बट का भी यूज़ कर सकते हो, है ना? वो भी करेक्ट होगा, ये वाली बात भी करेक्ट है। तो कई बार वर्ड भी कनेक्ट कर लेता है वो, ये वाली बात ध्यान रखिए। अब ये गोज़ किसके अकॉर्डिंग है? इट कम्स अकॉर्डिंग टू माय फादर, है ना? एवरीवेयर जो है ये क्या है? एडवर्ब है। और यू नो वेरी वेल लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने ये वाली बात पढ़ी थी कि जो एडवर्ब होते हैं उनके पहले प्रपोज़िशन का यूज़ नहीं करते बिकॉज़ जो प्रपोज़िशन है वो किसी एडवर्ब को मॉडिफ़ाई, क्वालिफ़ाई नहीं करते, है ना? तो इसके पहले अगर मैं ऑन लगा देता, इन लगा देता तो वो इनएप्रोप्रिएट हो जाता, फ्रॉम लगा देते तो इनएप्रोप्रिएट हो जाता। वहाँ से एक स्पॉटिंग एरर का पॉइंट बनता। लेकिन फिलहाल ना तो पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम मिली, ना ही पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम मिली और ये पार्ट सी जो है यही इनकरेक्ट है, ऑन फुट नहीं होगा, ये बाय फुट नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन फुट, पैदल। यहाँ पर ऑप्शन पार्ट नंबर कौन-सा हो गया? दैट विल बी थर्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में समझते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑन फुट, है ना? ये वाली बात। दूसरा एक अनदर थिंग इज़ दैट कि आपको ये वाली बात भी समझनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना? जैसे आप कहते हो कार है, आपने कहा बस है, जीप है। शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, हालाँकि पीवाईक्यू सुरेश ने बहुत अच्छे से कराया है। आपको जो ऐप में अगर आप एनरोल हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छे से कराया है। तो 2-3 बार एट लीस्ट आप इसको कर चुके हो। कार है, बस है, जीप है, टैक्सी है, ऑटो है, जितने भी हैं। अब अगर विदाउट आर्टिकल मिलते हैं, तो आप बाय के साथ जाओ। तो बाय कार, बाय बस, बाय जीप ऐसे आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर आर्टिकल के साथ हैं, जैसे अ कार, अ जीप, है ना? इस तरीके से। तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? फिर बाय का यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पर आप इन का यूज़ करोगे। एक और बात जब आप आपने आर्टिकल लगा रखा है तो वहाँ पर इन लगाया। जैसे मैंने मान लिया सपोज़ दैट अ बस या फिर एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, है ना? ये वाले टर्म अगर दिए गए हैं तो इनके साथ क्या करोगे? ऑन का यूज़ करोगे। अच्छा बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। पैदल के लिए आप क्या यूज़ करते हो? ऑन फुट पैदल पैदल चलना ऑन फुट, है ना? तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। जैसे अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर यहाँ पर इन क्यों आया, यहाँ पर ऑन क्यों आया? तो उसका भी सिंपल सा रीज़न है कि अगर आप बात करते हो जीप की कार की, जीप की, टैक्सी की, है ना? इनके बारे में अगर बात करते हो, तो ये बेसिकली 2 इनके रीज़न्स हैं ऑन और इन के। समझिएगा ये वाली बात कि जिसमें आप मूव नहीं कर सकते। जैसे मान लिया आप जीप में, कार में मूव नहीं कर सकते। मूव करने का मतलब यहाँ पर चलने-फिरने से है। तो आप मूव नहीं कर सकते दैट्स व्हाई उसके साथ इन। और जिसमें आप मूव कर सकते हो आप फ्रीली। जैसे आप देखते हो कि बस में बीच वाला जो पैसेज होता है ना? जैसे आप कहते हो कि आइल सीट है और एक विंडो सीट, 2 सीटें होती हैं ना? तो आइल सीट के पास में जो गैलरी होती है, जो पैसेज होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या है, यहाँ पर आप मूव कर सकते हो इज़िली, तो इसलिए इसके साथ क्या करोगे ऑन, ठीक है? तो सिंपली याद रखिएगा, एक और डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनके साथ इन आएगा, जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, उनके साथ ऑन आएगा। प्राइवेट व्हीकल्स में जैसे कार है, जीप है, ऑटो है, टैक्सी है, ये जबकि बस है, एरोप्लेन है, ये पब्लिक व्हीकल्स हो गए। होप सो सारी बात समझ में आ गई, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ये एक स्टेटमेंट है, ही वाज़ नॉक्ड, ही वाज़ नॉक्ड डाउन, फिल इन द ब्लैंक, बस ये है और मैं इस एक स्टेटमेंट और दे रहा हूँ आपको, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, फिल इन द ब्लैंक कार, है ना? अब मैंने कहा दोनों में आपको फिल करना है। दोनों में आपको फिल करना है, आर्टिकल वो प्रीपोज़िशन फिल करना है। देखो एक और बात बताता हूँ मैं आपको, आपको लगता है कि सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से डील करते हो, है ना? तो यू विल रियलाइज़ कि चीज़ें इंटरलिंक हैं। प्रीपोज़िशन का, आर्टिकल का आपस में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। टेंस और प्रीपोज़िशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो मैं वो पूरा ओवरऑल देखता हूँ कि सारी चीज़ें मतलब पूरी की पूरी इंग्लिश है ना? जो चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हैं एक-दूसरे से। यहाँ पर अगर देखोगे तो ही वेंट देयर, यहाँ तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इन अ कार, है ना? ये करेक्ट हो गया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर पहले तो 2 आंसर हैं आपके लिए। मैंने कहा
एक तो आंसर ये है कि यहाँ पर बाई आएगा। एक तो आंसर ये है कि यहाँ पर ऑन वो सॉरी बस है तो हाँ, ऑन आना चाहिए। बाई आएगा या फिर ऑन आएगा? ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अब इनका आपको करना है आंसर, ठीक है? दूसरी एक चीज़ और मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी फिर आप आंसर करना कि सर ये क्या इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अप्लाई हो रहा है? जैसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। लुक एट दिस स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ही वेंट देयर। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? कि जब आप एक एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या किसी चीज़ को कैरी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, है ना? तो ये वाली बात आपको समझनी है कि अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का स्टेटमेंट ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो फिर बेसिक जो जिस तरीके से आप यूज़ करते हो स्टेटमेंट वैसे चलना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है फिलहाल। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, बाई आएगा या ऑन आएगा और पहले चेक करना है कि क्या इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ स्टेटमेंट। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ कि सर ये बताना ज़रा यहाँ पर कार्स लिखा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाई आएगा या ऑन आएगा? ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन्स मैं पुट अप करूँगा आज के सेशंस में आपके लिए, है ना? अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है? मैंने कहा मैनी ट्रेन्स मैनी ट्रेन्स रन मैनी ट्रेन्स रन फिल इन द ब्लैंक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिस अ, इलेक्ट्रिसिटी, है ना? ये है। यहाँ पर आपको फिल करना है। एक बात बताना। यहाँ पर आपको फिल करना है, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल ये ट्रांसपोर्टेशन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केयर? अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं सर। कुड क्या है? मॉडल। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको कि कुड के बारे में क्या-क्या समझ सकते हो। पहले तो मॉडल है, तो मॉडल के बारे में फिर से ये चीज़ें बार-बार रिकॉल करनी है आपको कि मॉडल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है। मॉडल के साथ बी फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। है ना? जैसे यूजुअली आई कैन डू दिस वर्क, ये हो गया फर्स्ट वाला एग्ज़ाम्पल। मैंने कहा दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, ये सेकंड का एग्ज़ाम्पल हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। आपने कहा द गेस्ट शुड हैव कम ऑन टाइम, गेस्ट को समय पर आना चाहिए, तो ये हो गया परफेक्ट वाली सिचुएशन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट वाली सिचुएशन है। ये आपका पैसिव वाली सिचुएशन, ये एक्टिव वाली सिचुएशन है। सारी चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड। स्पॉटिंग एरर तभी बेहतर होगा, बार-बार मैं ये वाली बात आपको बता रहा हूँ कि स्पॉटिंग एरर को बेहतर करना है, तो आपको हर एक वर्ड के बारे में सोचना आना चाहिए। फिर देखो मज़ा आएगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ, स्पॉटिंग एरर वास्तव में बनते हैं। नहीं अदरवाइज़ ऐसे जगह-जगह फंबल करोगे आप। एक बात मैंने लास्ट सेगमेंट में भी बोली थी कि आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहे तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम मिल गई, है ना? मिल गई तो बहुत बढ़िया है। नहीं मिली तब क्या करोगे? है ना? तो फिर परेशान हो जाते हो आप तुरंत, पैनिक कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको हर एक वर्ड के बारे में उसको ब्रेक डाउन नहीं करना, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। उसके कितने फंक्शंस हैं वो आप रिकॉल नहीं करते हो। कुड के बारे में क्या जानते हो कि कुड पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये वाली बात। एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कुड के साथ एबल टू का यूज़ नहीं करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। कुड रिक्वेस्ट के केस में भी यूज़ होता है। सारे रिकॉल करने हैं फिर आपको। अच्छा, कुड के बाद सी, इसका मतलब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। ये देखो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा है। दूसरा कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो सही है। ना तो बी लगा है, ना ही हैव लगा है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा साइट वर्ब है, ये वाली बात भी चेक करनी है। जैसे ये देखिए आप, SIGST, CITE, SIGST, है ना? ये 3 वर्ड हैं जो कन्फ्यूजिंग पेयर्स में आपसे पूछे जाते हैं। ये जो साइट होता है नाउन है, इसका मतलब होता है दृश्य, व्यू। और ये जो साइट है वर्ब है, इसका मतलब होता है मेंशन करना, उल्लेख करना। ये जो एक और साइट, सॉरी मैंने ये वाला साइट होगा SITE, ये भी नाउन है और इसका मतलब होता है वर्किंग प्लेस, है ना? ये इससे क्वेश्चन बहुत बनाता है ना? और वो ऐसे दे देगा दिस इज़, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा दिस इज़ द बेस्ट फिल इन द ब्लैंक फॉर स्कूल। अब आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर क्या करोगे? है ना? दिस इज़ द बेस्ट फॉर स्कूल, ये स्कूल के लिए सबसे अच्छी साइट है, सबसे अच्छा वर्किंग प्लेस है। यहाँ पर स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है इनडायरेक्टली ही से। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट, और ये क्वेश्चन पूछता है आपसे बार-बार, ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब आगे आ गए एनी प्रेसिडेंट। अच्छा, एनी आता है, एनी के बारे में क्या जानते हो कि एनी जो टर्म है वो आता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ।
सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, दैट्स वाई इसने एनी लगाया, सही है। एनी के बाद क्या लिख रहा है? प्रीसीडेंट, सही है ये वाली बात। इन सपोर्ट, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इनके बाद प्रीपोजिशन, इनके बाद आप प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, है ना। और कह रहे हैं किसके सपोर्ट में, और एक बात और, जहां जहां पर हुज का रिप्लाई होगा वहां वहां पर आप ऑफ के साथ जाएं। कह रहा है हुज सपोर्ट, इन हुज सपोर्ट, किसके सपोर्ट में, ठीक है। कह रहा है ऑफ हर, इन सपोर्ट ऑफ हर। यहाँ पर करेक्ट आंसर फॉर नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑफ। छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन होप सो समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर, फॉर न आकर के उसकी जगह क्या यूज करोगे? और रिप्लेस फॉर विथ ऑफ, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा अनदर थिंग इज दैट कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। जहाँ पर हुज का रिप्लाई है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के सेगमेंट में। आप थारोली कवर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जहाँ पर हुज का रिप्लाई है ऑफ के साथ जाओ। जहाँ पर वाई का रिप्लाई है, ये दो तो एटलीस्ट कम से कम यू शुड मेमोराइज कि हुज के केस में आप ऑफ के साथ जाओगे, वाई के केस में आप फॉर के साथ जाओगे। वाई पर्पज बताएगा, हुज पोजीशन डिफाइन करेगा। तो ये दो टर्म आपको यहाँ से समझने हैं। सर क्लियर हो गई बात? आगे चलता है अनदर वन, अगले क्वेश्चन में चलता है। कह रहा है डू यू थिंक, मैं क्या लगता है? अच्छा, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए सर, बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करता है। डू डज डिड, यू नो वेरी वेल, ये इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब होती है। इन तीनों के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें जब आप डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे तो एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। डिड लगाएंगे तो वी2 नहीं लगाएंगे, वी1 लगाएंगे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन देता है, पता है क्या? डू डज डिड, ये आपके टर्म दे देगा और इनके बाद क्या यूज कर देगा? हैड यूज कर देगा। यू नो वेरी वेल कि इनके बाद क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी सर? हैव होगी। हैव, हैड, यू नो वेरी वेल, इस तरीके से फॉर्म डिफाइन करते हो आप। तो ये तो क्लियर हो गया। डू यू थिंक, कह रहा है यू कुड लैंड मी। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, पहले ये वाली बात समझते हैं। देखो, यू सब्जेक्ट हो गया, कुड के बारे में भी बात ही कर ली, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये जो लैंड है, LEND, उधार देना, आप जानते हो, इसकी सेकंड फॉर्म लेंट एंड। अच्छा, फॉर्म पर फोकस किया करो। कई बार क्या करता है वो कि फॉर्म से इनकरेक्ट करके लिख देगा। जैसे मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये बिगिन वाली फॉर्म है, अक्सर गलत करके दे देता है। बिगिन, बिगैन एंड बिगन, बिगिन, बिगैन एंड बिगन, है ना। अब वो क्या करेगा? ऐसे, पता है, स्टेटमेंट ऐसे बना देगा, इट बिगन सडनली, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा। अब ये इनकरेक्ट है, इट बिगेन होना चाहिए या इट बिगिंस होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर पाओगे, है ना। तो ये वाली बात, जैसे होल्ड, होल्ड से रिलेटेड वो वर्ब की फॉर्म लिख देता है, होल्ड। अच्छा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड, है ना। तो ये छोटी-छोटी बातें ध्यान रखनी है। जैसे आपको फ्लाई की याद रखनी है। फ्लाई और फ्लो से अक्सर क्वेश्चन बनाता है। लिफ्ट से और लीव से अक्सर क्वेश्चन बनाता है। ब्रिंग और बाय से क्वेश्चंस बनाता है। इनको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। जैसे बिल्ड, ये वर्ब है आपकी बिल्ड, BUILD। अच्छा, इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो बिल्ट एंड बिल्ट होती है। दैट विल बी बिल्ट एंड बिल्ट, है ना। वो क्या करेगा? सेकंड या थर्ड फॉर्म में भी बिल्ड यूज़ कर देगा, BUILD, है ना। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। लेंड मी, कह रहा है गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और प्रॉब्लम यहीं पर है, देखो, कह रहा है गुड पेयर, पेयर वर्ड नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, पेयर काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है। और कोई भी, ये वाली बात मेरी अच्छे से गार्ड मान लेना कि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज ही नहीं होता है, ठीक है। लिसन, रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना। मैंने कहा कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो विदाउट आर्टिकल यूज ही नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए, करेक्ट आंसर होगा आ, सॉरी जस्ट अ सेक, अ गुड पेयर ऑफ, अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, यहाँ पर पार्ट नंबर बी इनकरेक्ट हो गया, बाकी इन्फो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पर जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने कहा यस्टरडे, यस्टरडे सी वोर, शी वोर अ रिंग, शी वोर रिंग, ये स्टेटमेंट था। अब ये पूरा क्वेश्चन ऐसा था, कुछ इस तरीके का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज का। आप देखोगे तो रीता यूजुअली, या रीता और डोंट
वियर ज्वेलरीज, यूजुअली रीता डोंट वियर ज्वेलरीज, है ना, बट यस्टरडे ही वोर रिंग। ये एक इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो मैंने क्या बात बताई, ये वाली बात याद रखो आप, बहुत अच्छे से इसको क्रैम कर लो आप। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाएंगे, विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो जैसे यहाँ पर ये है रिंग काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो ये आर्टिकल के साथ ही आना चाहिए, है ना? चाहे वो आ हो या दा हो, फिर वो वाली बात जानते हो कि अगर डेफिनिट है, डिफाइन किया गया है ना, तो दा के साथ जाओगे, अगर डिफाइन नहीं है तो फिर आर्टिकल क्लियर इनके साथ जाओगे, है ना? यस्टरडे शी वोर अ रिंग, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई, है ना? कह रहा है फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक। अब एक-एक स्टेप ध्यान से देखिए। ये सही है सर, लुक्ड सही है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना? ये वाली बात क्लियर हो गई। लेकिन लुक अपॉन जो होता है, ये आता है रिस्पेक्ट के केस में आता है ना? लुक अपॉन जो होता है, ये इसका मीनिंग होता है यूजुअली रिस्पेक्ट के केस में। अब ये क्या कह रहा है? आई टू आई, आँखों-आँखों में देखना। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों तक, उसने मेरी ओर कुछ क्षणों तक आँखों ही आँखों में देखा। बिफोर ही स्पोक, है ना? कुछ बोलने से पहले उसने कुछ मोमेंट तक मेरी ओर देखा। अब यहाँ पर देखने की बात है, लुक्ड अपॉन नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लुक्ड एट। एक और पॉइंट है यहाँ पर जो आप सीख सकते हो, यहाँ पर आ फ्यू लगा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि फ्यू है, आ फ्यू है एंड द फ्यू है, ये 3 टर्म आपके बनते हैं, है ना? इन तीनों का यूज़ करते हो काउंटेबल नाउन के साथ। We can use countable noun with few, a few, and the few. And another thing is that countable noun should be written in plural form. ये कैसा होना चाहिए सर? प्लूरल होना चाहिए। ये वाली बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये ऐसे लिखा है, a few friend, मान ये टर्म ऐसे दिया गया, a few friend, दिस इज इनकरेक्ट। आप कैसे लिखोगे? आ फ्यू फ्रेंड्स। जो भी काउंटेबल नाउन आप यूज करो दैट शुड बी प्लूरल। छोटे छोटे मोटे मोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है? समझ आ गई बात? अब देखो यहाँ पर भी पास्ट था एक और टर्म, यहाँ पर भी पास्ट है, तो टेंस वाली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? लुक, लुक अपॉन की जगह यहाँ पर आना चाहिए लुक एट। बाकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें। ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। लुक्ड अपॉन मी की जगह क्या लिखना है? लुक्ड एट मी, है ना? इसका मीनिंग क्या होता है लुक्ड अपॉन? रिगार्ड समवन समथिंग इन अ सर्टेन वे, है ना? व्हाइल लुक एट का मतलब होता है टू डायरेक्ट आइज टुवर्ड्स समथिंग। और ये आपको अगर याद हो, अभी प्रपोजिशन वाले सेगमेंट को हम लोगों ने डील किया था बहुत अच्छे से, वहाँ पर भी मैंने ये वाली बात आपको समझाई थी कि सर ग्लांस के साथ एट लगाते हैं, आपने कहा था गेज के साथ एट लगाते हैं, लुक के साथ एट लगाते हैं, मीनिंग सबका वही देखने से, है ना? नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। The fight for liberation brings out the best and our noblest quality in mankind. This is our question, है ना? अब चेक करते हैं सर। आपने कहा द फाइट, ये बात लिख रहा है फॉर लिबरेशन। अब ये फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है तो ये बन गया सर पीओ। पीओ का मतलब प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है ना? ये वाली बात क्लियर हो गई। अब ये जो फाइट है ये क्या है? ये सब्जेक्ट बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया। अब ये फाइट सिंगुलर है, दैट्स व्हाई हम किसके साथ जा रहे हैं? ब्रिंग्स, एस या ई एस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तभी ऐड कर पाओगे जब वेन एवर आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी कैन यूज एस या ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बेस फॉर्म, है ना? फर्स्ट फॉर्म आप ऐसे कह सकते हो कि वी कैन एड एस या ई एस इन द बेस फॉर्म, है ना? कह रहा है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब बाहर निकालना। वैसे ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करने से होता है, उसी से रिलेट करके आप इसका मीनिंग निकाल पाओगे। कह रहा जो फाइट है लिबरेशन के लिए, है ना, वो हमारे अंदर से क्या कर रही है? मैनकाइंड के अंदर से क्या कर रही है? जो उनका बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, उसको बाहर ला रही है ना? वैसे ब्रिंग आउट पब्लिश करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब में क्वेश्चन बनता है। कह रहा द बेस्ट, अच्छा बेस्ट कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री एसडी हो गई, और एसडी के साथ आर्टिकल द भी लगता है, यू नो वेरी वेल। एंड से बैलेंस करोगे, पहले सुपरलेटिव बाद में सुपरलेटिव, पहले कंपैरेटिव बाद में कंपैरेटिव, पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, है ना?
यहाँ पर आ गया एंड के बाद आ नोबलेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आएगा द नोबलेस्ट। ऐसे आप चाहो तो कॉमन भी कर सकते हैं, इस केस में कई बार कॉमन कर लेते हैं, द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन अगर उसने आ लिखा है तो फिर उसको रिमूव करके आप दा के साथ जाए। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया, दैट विल बी थर्ड। नाउ यू कैन मैच, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर, है ना, दैट सी अवॉइड अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था लास्ट सेगमेंट में, फिर से लिया है उसी टाइप का क्वेश्चन। अरे अनदर चेंज, है ना, पहले तो एक बात समझते हैं कि सर ये अनदर है क्या। ये जो अनदर है दिस इज आर डिटर्मिनर, ये एक डिटर्मिनर है हमारा। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि सर ये क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर है। सेकंड थिंग इज दैट ये डिटर्मिनर अदर भी होता है, यू नो वेरी वेल, डिटर्मिनर द अदर भी होता है। ये तीन डिटर्मिनर हैं, तीनों डिटर्मिनर हैं, अदर, द अदर, अनदर। लेकिन जो अदर्स है दिस इज आर प्रोनाउन का पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, ये तीनों एक कैटेगरी में है। अब यहाँ पर ये वाली बात क्यों बता रहा हूँ मैं, उसका रीजन है, रीजन ये है कि जो अनदर है कई बार वो ऐसे पता है ऐसे देगा, दी अनदर, और आपसे कहेगा, मतलब स्टेटमेंट पूरा दिया है और वहाँ पर बीच में कहीं पर दी अनदर उसने यूज कर लिया। अब ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एन प्लस अदर है ना ये, और आपने दा भी लगा दिया, तो दो आर्टिकल तो एक साथ नहीं आएंगे। वैसे भी यू नो वेरी वेल कि ग्रुप ए के डिटर्मिनर से एक साथ नहीं यूज किए जाते। ग्रुप ए के डिटर्मिनर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ग्रुप ए के जो डिटर्मिनर हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो आर्टिकल आते हैं ए एंड द, दूसरा पॉजेसिव वाले वर्ड आते हैं माई, हिज, हर, आर, योर, देयर, है ना। एंड अनदर थिंग इज दैट कि आर्टिकल हो गया, पॉजेसिव, डिटर्मिनर वाले वर्ड आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। क्लियर। तो इनमें से कोई भी एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर द भी लगा है, एन भी लगा है। अब कोई चीज़ या तो डेफिनिट होगी या तो इनडेफिनिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर इनडेफिनिट है तो अनदर के साथ जाओ, डेफिनिट है तो द के साथ जाओ, द अदर के साथ जाओ। अब कह रहे हैं अनदर, एक और पॉइंट यहाँ पर कि ये टर्म कई बार ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा और वहाँ पर आपसे पूछेगा वन अनदर, ये वाला पेयर याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेता है वन अनदर, ये पेयर बनता है ना, तो ये कहीं मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा। कह रहा अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर, कह रहा एक जो चेंज जो मैंने उस पर नोटिस किया इज इन हर, ये बन गया सर प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये बन गया पीओ, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। इज दैट, अब ये इज किसके लिए आ रहा है, ये वाली बात आपको देखनी है। ये इज आ रहा है अनदर, देखो अनदर चेंज के बाद डायरेक्ट इसने दैट लगा दिया, तो ये तो कंजक्शन हो गया, है ना। और इसके बाद आई लिखा, आई की वर्ब ये है, इसका मतलब ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो इज आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इट कम्स अकॉर्डिंग टू अनदर चेंज। अनदर चेंज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन गया हमारा, लेकिन कैसा है, बट सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर है दैट्स वाई इज के साथ जा रहा है, दैट सी अवॉइड्स, है ना, और सी है तो इट मीन्स सिंगुलर है तो अवॉइड्स के साथ जा रहे हो। यहाँ पर आया टू स्पीक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्पीकिंग। दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, है ना। अब ये आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ जीरंड को फॉलो करती हैं, जिनके बाद आप जीरंड का यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस। देखो कुछ वर्ब है, तो यहाँ पर पहली बात तो स्पीकिंग इन द प्लेस ऑफ टू स्पीक, और बाकी ये वर्ब आपको याद रखनी है, जैसे एडमिट है, इंजॉय है, अवॉइड है, कंसीडर, डिनाई, इंजॉय, फिनिश, कीप, माइंड, मिस, प्रैक्टिस एंड सजेस्ट। दीज आर दी वर्ब्स जिनके साथ आप क्या करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं, है ना। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी। आई एन्जॉय डांसिंग, आई एन्जॉय स्विमिंग, है ना? इस तरीके से आप बोलते हो। अनदर वन, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। ईच बॉय वाज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट व्हिच मेड देम हैप्पी। अब सर एक-एक पार्ट को चेक करिए आप। पहला क्वेश्चन कि सर ईच एवरी के बारे में क्या जानते हो? आपके मन में तुरंत पॉइंट आने चाहिए फटाफट, जितना पढ़ चुके हो ईच एवरी के बारे में, कि ईच एवरी जो है सिंगुलर होते हैं। सेकंड थिंग इज दैट ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी है, डिटर्मिनर भी है। एवरी केवल डिटर्मिनर होता है ना? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा एक चीज़ और कि ईच जो यूज़ होता है वो टू के लिए एंड मोर देन टू के लिए,
एवरी हमेशा मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है, तो ये सारे पॉइंट रिकॉल रिकॉल होने चाहिए देन एंड देयर। तो आपने कहा ईच बॉय, ईच कैसा है? सिंगुलर। जैसा देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको डीएसवीपी। डीएसवीपी का मतलब क्या होता है? जैसा डिटर्मिनर है, वैसा सब्जेक्ट, वैसी वर्ब, वैसा पॉजेसिव। इन चारों में कोहेरेंस मेंटेन करके चलना है आपको, एक हार्मनी बैलेंस करनी है। कि इफ आवर डिटर्मिनर इज सिंगुलर, देन आवर सब्जेक्ट सिंगुलर, देन आवर वर्ब सिंगुलर एंड देन आवर पॉजेसिव विल आल्सो बी सिंगुलर, है ना? तो आपने कहा एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताना ज़रा, एवरी एवरी फ्यू वीक होगा या एवरी फ्यू वीक्स होगा? एवरी फ्यू वीक्स, व्हिच वन इज करेक्ट? है ना? ये वाला टर्म। अरे पता है ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। जब आप रीड करते हो, देखो कॉन्सेप्ट समझने के साथ जब आपकी रीडिंग अच्छी होती है, तो फिर ये चीज़ें ग्रिप कर पाते हो आसानी से। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा एवरी फ्यू वीक्स, है ना? और ये करेक्ट है। वैसे तो ईच और एवरी जो है वो किसके साथ यूज़ होते हैं? हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन उसमें ये वाला पॉइंट स्पेशली आपको याद रखना है, और कई बार इस तरीके से मिल जाए एवरी फ्यू वीक्स, एवरी फ्यू मंथ्स, तो उसको करेक्ट करना, उसको इनकरेक्ट मत कर देना। यूजुअली हर जगह सिंगुलर होगा, लेकिन ये टर्म आपको याद रखना है। एक और पॉइंट आपको एवरी के बारे में रिकॉल करना है कि आप कहते हो ऑलमोस्ट है, एवरी है, नियरली है, अप्रॉक्सिमेटली है। इनके साथ एवरी लगाते हैं, ईच का यूज़ नहीं करते हैं, है ना? तो आपने कहा ईच बॉय, सही है? वाज़ के साथ थर्ड फॉर्म हो गई गिवन। ईच बॉय वाज़ गिवन, सही है? अब वाज़ गिवन मतलब पैसिव हो गया, एक्टिव नहीं है। यू नो वेरी वेल कि बी के साथ या बी फॉर्म के साथ या तो आईएनजी लगाते हो, या तो आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, या तो आप बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। ये 3 स्ट्रक्चर बनता है। तुरंत रिकॉल होने चाहिए फटाफट आपको कि आपने कहा आईएनजी तो एक्टिव वॉइस बन गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया, है ना? आपने कहा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, ये इंडेफिनिट का पैसिव है। आपने कहा ईच बॉय वाज़ गिवन, हर एक बच्चे को दिया गया है, हर एक लड़के को दिया गया है। क्या दिया गया है? बॉय, सही है? एज अ पार्टिंग गिफ्ट, पार्ट मतलब होता है अलग होना, कहीं से विदा होना, फेयरवेल के रूप में, आप ये कहते हो। तो फेयरवेल के रूप में हर एक बच्चे को क्या दिया गया? एक टॉय दिया गया। कह रहा है व्हिच मेड देम हैप्पी, व्हिच मेड, जिसने उनको क्या कर दिया? खुश कर दिया। अब ये मेड के बारे में आगे बताऊँगा फिलहाल, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? नो एरर। बाकी एक पॉइंट और देख सकते हो कि वाज गिवन मतलब पास्ट हो गया, यहाँ पर मेड पास्ट हो गया, सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? नो एरर। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बताइएगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन है आपका, एवरी बॉय, गर्ल एंड चिल्ड्रन, एवरी बॉय, गर्ल एंड चिल्ड्रन, है ना? आर रेडी टू गो एंड यू नो पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है, पता है क्या? कि ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर, है ना? अच्छा एक और क्वेश्चन है कि क्या हम एंड से दो ईच दो एवरी कनेक्ट कर सकते हैं? आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच वर्ड एंड एवरी लाइन, एवरी वर्ड एंड ईच line you can write in this way. One of the state in which there was a severe drought last year in Maharashtra. तो आपने कहा वन ऑफ, कई में से एक, आप सिलेक्शन की बात करते हो। और इस वाले पॉइंट से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा वन ऑफ के बाद, यू नो वेरी वेल, वन ऑफ के बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट नाउन होता है दैट शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। वो प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कई में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हो। कई सारी चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक को आप पिक कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई आपने कहा वन ऑफ द बॉयज़, आपने कहा वन ऑफ द मेंबर्स, है ना? और कई समटाइम्स ये नाउन ना दे करके यहाँ पर प्रोनाउन भी दे सकता है। वो नाउन दे या प्रोनाउन दे, दोनों में से एक ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों कैसे होंगे? दैट शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। वन ऑफ ही नहीं होगा, वन ऑफ देम, वन ऑफ, वन ऑफ अस होगा, वन ऑफ वी नहीं होगा। एक तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, सब्जेक्टिव नहीं यूज़ करना है। वन ऑफ अस होगा, वन ऑफ देम होगा, वन ऑफ ही रॉन्ग है, वन ऑफ मी रॉन्ग है, वन ऑफ हिम रॉन्ग है, वन ऑफ हर रॉन्ग है, वन ऑफ इट रॉन्ग है ना? ये जो बहुत सारे टर्म हैं आपको केवल बता रहा हूँ, जिनको मैं पेन डाउन नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पहले तो आंसर चेक कर लो, स्टेट्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहीं पर,
मैंने कहा इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है ना। लुक एट दिस स्टेटमेंट एंड यू हैव टू आंसर इट। आपने कहा इंडिया इज वन ऑफ, और जैसे वन ऑफ पर आपकी नजर गई, है ना, तो आपने कहा द मोस्ट, यहाँ तो नाउन नहीं मिला ना, द आर्टिकल है, मोस्ट नाउन तो नहीं है, फिल्म नाउन है, प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब यहाँ पर फंबल करोगे आप, इस वाली बात को डिटेल में समझते हैं। मैंने कहा वन ऑफ के बाद पहले तो इसको ब्रेक डाउन करो, है ना। देखो दो चीज़ें आपको बहुत सिंपल सी बता दूं मैं। अगर आप वोकैब को ब्रेक करना जानते हो, आपकी वोकैब बहुत बेहतर होगी। अगर आप सेंटेंस को ब्रेक ब्रेक करना जानते हो, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, है ना। तो इसलिए जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर वोकैब कर रहे हो तो आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए वोकैब को। अगर आप ग्रामर कर रहे हो तो सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। हमने कहा द क्या है, आर्टिकल। मोस्ट पता नहीं है, चलो वापस आते हैं। फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री, कंट्री वर्ड नाउन है, यहाँ से ब्रेक करें। ये तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो यहाँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंट्री कैसी है, कह रहा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली है। ये आपने मॉडिफायर एक टर्म पढ़ा होगा, एडजेक्टिव है एक तरीके की, है ना। और कितने, कह रहा बहुत ज़्यादा, ये एडवर्ब हो गया। अब आप अगर लिटरली देखें यहाँ पर तो द आर्टिकल हो गया, मोस्ट एडवर्ब हो गया, फिल्म प्रोड्यूसिंग आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, कंट्री नाउन बन गया। तो जो पहला नाउन बना दैट विल बी कंट्री, तो यहाँ पर आना चाहिए कंट्रीज। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया और बाकी लॉजिक मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। मैं कोशिश करूंगा समय पर आने की, लेकिन डोंट वरी, चिंता मत करना, व्हेन आई एम लेट। अब ये तो आपको देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। आपने कहा बट अपोजिट बात बताएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा समय पर पहुंचने की, है ना, लेकिन कह रहा है डोंट वरी, चिंता मत करना, व्हेन आई एम लेट, यदि मैं लेट हो जाऊँ। कंडीशन बता रहा है, कंडीशन के लिए इफ लगाते हो, तो इफ क्या शो करता है सर, इफ कंडीशन शो करता है। इफ शो करता है, इफ शोज कंडीशन, और व्हेन शोज टाइम, एंड वेयर शोज प्लेस, वेयर इज टॉकिंग अबाउट प्लेस। तो ये तीनों टर्म आपको क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेयर। जैसे एक और क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। इट वाज द मूवमेंट, इट वाज द मूवमेंट, है ना। और आगे लिख रहा है वेयर आई सा, है ना, दिस इंसिडेंट। अब ये स्टेटमेंट है, बीच में आप फिल इन द ब्लैंक है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है व्हेन और वेयर। आप किसके साथ जाएंगे? जब मूवमेंट की बात कर रहा है, मीन्स इनडायरेक्टली वो टाइम की बात कर रहा है। टाइम की बात कर रहा है तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? आप तो व्हेन के साथ जाएंगे। इट वाज द मूवमेंट व्हेन आई सा, जो भी स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, क्लियर हो गई बात। आई मूव टू अनदर वन। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। अब चेक करते हैं सर इसको। अरे वन, ये जो वन है, वन के बारे में यू नो वेरी वेरी वेल। वन एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कब होगा? जब इसके साथ नाउन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब वन मैन लिखोगे तो वहां पर वन एडजेक्टिव है, वहां पर वो प्रोनाउन नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वन जब एक प्रोनाउन है, इट मीन इसके साथ नाउन नहीं होगा। तो वन के केसेस आप लिखते हो। वन का सब्जेक्टिव केस वन, वन का ऑब्जेक्टिव वन, वन का पजेसिव वंस, वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ। और जब आप वन एज आ सब्जेक्ट यूज करते हो तो पूरे केसेस इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि यही इसका सब्जेक्ट है। जैसे कहा वन के साथ शुड लगा है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सही है सर, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्ट करना चाहिए किसका? रिलीजियस बिलीफ्स का, है ना। और किनकी? कह रहा है ऑफ अदर्स, दूसरों की, ये बन गया पीओ। सही है। एज मच एज, उतना ज्यादा। और एज एज के बारे में भी समझ लो आप। हर एक पॉइंट पर सोचना पड़ेगा आपको, तभी वो स्पॉटिंग एरर बेहतर कर पाओगे आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज एज एंड सो एज? तो
This type of pattern we can use with affirmative and negative, but so age can be only used with negative, है ना? तो ये डिफरेंस है। फिलहाल स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो आप एज एज के साथ जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर हिज इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर वंस आ जाएगा। ये वाला पजेसिव है ना, तो पजेसिव को रिप्लेस करोगे पजेसिव से। अनदर थिंग इज दैट कि जो वन का प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ वन, वो क्या होता है, वंस होता है। ये सॉरी वंस होता है। कौन सा, ओ एन ई एस, ये प्लूरल है, एंड दिस वन इज सिंगुलर। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। आपने कहा ये, यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद आ गया एज, इसके बाद आ गया स्मार्टर। स्मार्टर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। सीडी, सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब एक बात बताओ, पहले तो ये सोचो कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, है ना, क्या लगा रहा है, मच। ये लगा रहा है मच। तो पहले तो एडवर्ब के बारे में आपको, आपके पास इन्फो होनी चाहिए कि सर एक एडवर्ब है वेरी, एक एडवर्ब है मच। कौन किसके साथ आएगा, वेरी पीडी के साथ, मच सीडी के साथ, है ना? अच्छा, तो फिर एसडी के साथ क्या लगाएँगे? सुपरलेटिव के साथ? सर दोनों लगा सकते हैं, वेरी भी एंड मच भी। एक और क्वेश्चन कि सर फिर आर्टिकल द भी तो आता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, उसको कहाँ प्लेस करोगे? तो वेरी होगा तो आर्टिकल द वेरी से पहले, मच होगा तो आर्टिकल द बाद में। ये सारी बात हो गई। अब वापस आ जाओ, कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव के साथ मच लगा सकते हो। अच्छा, एक और बात, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहीं पे लिखता मोर स्मार्टर तो इनकरेक्ट हो जाता है, या मोस्ट स्मार्टेस्ट वो भी रॉन्ग हो जाता है। ये दैन जो है, हालाँकि प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सी है, दैन आ जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा। सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखो, आप हेल्पिंग वर्ब से लेकर के दैन तक, इसको अगर आप स्प्लिट कर लें, आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज़ सब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, है ना? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विथ आई। क्लियर है? नेक्स्ट, द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर वाटर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। अब चेक करते हैं इसको। अरे जो सेल्समैन है, उसने कोशिश की, ट्राइड टू सेल, सेल करने की, अरे मी अ सोलर वाटर हीटर, एक सोलर वाटर हीटर सेल करने की उसने कोशिश की, उसने प्रयास किया, बट आई ऑलरेडी हैव वन। अब एक एक डिस्कस करो प्रॉपर। मैंने कहा सेल्समैन सब्जेक्ट, ट्राइड सेकंड फॉर्म हो गई, सही है। टू सेल इन्फिनिटिव हो गया, और क्या कह रहा है, किसको, मी, ऑब्जेक्ट हो गया। अ सोलर वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। ये इन्फिनिटिव, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे आप फाइनाइट वर्ब के इन्फिनिटिव पढ़ते हो, आप फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट पढ़ते हो। ही गेव मी अ बुक, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है गिव वर्ब का। वैसे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जैसे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे ये जो मी है, टू सेल का ऑब्जेक्ट है। सोलर वाटर जो वाटर हीटर जो है, वो भी ऑब्जेक्ट है। अरे बट अपोजिट बात बताएगा, अरे उसने सोलर वाटर हीटर मुझे सेल करने की कोशिश की, बट आई हैव ऑलरेडी वन, मेरे पास ऑलरेडी एक है। ये सेंटेंस कैसा हो गया मेरे भाई, नो एरर, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, यहाँ पर भी करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है ये। अच्छा, ऑलरेडी के बारे में एक और बात समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी का मतलब होता है कोई एक्शन पहले ही हो चुका। तो वेन एवर ऑलरेडी इज गिवन, वेन एवर ऑलरेडी इज गिवन, है ना, तो हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए। आप यू कैन गो विथ परफेक्ट, आप परफेक्ट के साथ जाए, और वो परफेक्ट किसी का भी हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, है ना। लेकिन मान लो अगर एक्शन वर्ब नहीं दी गई है, जैसे यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, तो डायरेक्ट हैव यूज कर रहे हो, इंडेफिनिट बना रहे हो। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर आप इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हो। आई एम ऑलरेडी लेट, अब परफेक्ट में नहीं है। ये वाली बात सीखने लायक है। अब जैसे आप, आपने बिल्कुल अच्छे से क्रैम कर लिया, रोट कर लिया कि ऑलरेडी कहीं भी मिलेगा तो हम परफेक्ट ही बनाएंगे, वो वाली बात तो इनकरेक्ट हो गई, है ना। तो इस वाली बात को पूरा डिटेल में आपको समझना है। इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। अब मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब है, यू नो वेरी वेल। कम अक्रॉस जो है, दिस इज आर फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब होता है मेट सडनली। इसका मतलब होता है मेट सडनली, मीन्स हो गया मेट सडनली, अचानक मिलना। वो जो सडनली का मीनिंग है, वो इसमें है ऑलरेडी।
यही कारण है इसके साथ ना तो विथ लगाते हैं और ना ही सडनली लगाते हैं। कम अक्रॉस मतलब अचानक मिला, अचानक सामने आ जाना। कह रहा है इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। कि बहुत सारे दोस्तों से वो अचानक मिला। यहाँ पर सडनली को ड्रॉ अच्छा एक और मन में डाउट आएगा कि कम अक्रॉस को हटा दें, तो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाओगे। ये वाली बात भी आपको चेक करनी है अगर वो दोनों पार्ट अलग-अलग हैं तो मतलब इस केस में नहीं हो सकता है कोई दूसरा सिनेरियो ऐसा बन जाए, यहाँ पर हो सकता है दोनों को रिप्लेस किया जा सके, तब क्या करोगे? जैसे यहाँ तो एक ही रिप्लेस होगा ना, सडनली ही रिमूव होगा। कम अक्रॉस को रखोगे आप, वरना वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसकी धज्जियाँ उड़ जाएँगी, है ना? आ जाओ सर आगे चलते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है। इट वाज़ सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। अभी मैं किसी सेगमेंट में आपको करा रहा था, प्रीपोज़िशन वाले में करा रहा था। कि कई बार स्टेटमेंट लिखते हो, लास्ट में आप प्रीपोज़िशन को स्किप कर देते हो, है ना? जैसे ही बॉट अ हाउस, ये स्टेटमेंट मैंने आपको कराया था। ही बॉट अ हाउस, हाउस है ना? टू लिव, है ना? बस यहाँ पर इसने स्किप कर दिया। ही बॉट अ हाउस टू लिव। अब यहाँ पर क्या बनेगा? ही बॉट अ हाउस टू लिव इन। ये आपका करेक्ट आंसर है ना? ही ही टूक अ चेयर टू सिट ऑन, आप ऐसे बोलोगे। तो वैसे ये है, इट वाज़ सजेस्टेड बाय द डॉक्टर और वॉच के साथ थर्ड फॉर्म है मतलब पैसिव है। कह रहा है ऐसा सजेस्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि पेशेंट की देखभाल की जानी चाहिए, है ना? जब आप क्या करते हो जब आप बेसिकली ये पूरा का पूरा फ्रेज है ना, यू नो वेरी वेल, जैसे लुक आफ्टर आप जानते हो। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ होता है। लुक आफ्टर है, टेक केयर ऑफ है। दीज़ आर द फ्रेजेज़ एंड ब्रिंग अप तो अपब्रिंगिंग के लिए यूज़ करते हो आप, है ना? पालन-पोषण करना, किसी की परवरिश करना उसको बोलते हो ब्रिंग अप, है ना? जैसे आप क्या करते हो भाई बिफोर गोइंग टू बेड, है ना? बिफोर गोइंग टू स्लीप आप एक कॉल करते हो या एक मैसेज करते हो, है ना? प्लीज़ टेक केयर ऑफ बाबू, है ना? तो हम वहीं से याद कर लो, कुछ तो इंग्लिश बाबू से ही सीख लो। आगे चलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। ये सुपरफ्लुअस तरह का क्वेश्चन है। हालाँकि पढ़ते ही आप ग्रिप तुरंत क्लिक कर गए होंगे कि मेनली प्रॉब्लम है क्या? जैसे यहाँ पर काइंडली और रिक्वेस्टेड 2 वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग सेम है। आप या तो काइंडली रखोगे या तो रिक्वेस्टेड। अब रिमूव किसको करें? चूँकि पार्ट दोनों के अलग-अलग हैं। एक बार ध्यान सुनना कि अगर आपने काइंडली को रिमूव कर दिया तो आर रिक्वेस्टेड तो सही मीनिंग देगा। लेकिन अगर रिक्वेस्टेड को हटा दिया तो आर काइंडली टू अपीयर, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट होगा? दैट विल बी सेकंड, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली, तो काइंडली को ड्रॉप करिए, आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। पार्ट नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम बाय ऑल। सब समझते हैं देखो। मैंने पहले एक बात ये बताई थी कि हाँ, कंट्री के नेम के साथ एपोस्ट्रोफ यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एपोस्ट्रोफ विथ कंट्रीज़ नेम। ये पीछे भी डिस्कस किया था लास्ट सेगमेंट में। तो जो पाकिस्तान का सपोर्ट है, कह रहा है किसको? कह रहा है टू द टेररिस्ट। ये बन गया पीओ, प्रपोज़िशन ऑब्जेक्ट। ऑफ इंडिया, प्रपोज़िशन ऑब्जेक्ट है। शुड बी, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड। अच्छा मॉडल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म ये, और यूनिवर्सली क्या हो गया? एडवर्ब, है ना? पूरी तरह से। कह रहा बाय ऑल, अच्छा जो मीनिंग यूनिवर्सली का है वही मीनिंग बाय ऑल का है। अब आप क्या करोगे? आप दोनों में से एक को रखना है, एक को रिमूव करना है। या तो यूनिवर्सली रखो, बाय ऑल हटा दो, या तो बाय ऑल रखो, यूनिवर्सली हटा दो। अब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना? कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, है ना? आप ऐसे यू कैन राइट इन दिस वे, शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, यूनिवर्सली को ड्रॉप कर दिया। अब पता है 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट हैं और दोनों के आंसर सही हैं। जिसने बाय ऑल को रिमूव किया, जिसने यूनिवर्सली को रिमूव किया, बोथ आर करेक्ट, बट एक का आंसर सही होगा, एक का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट मेरे भाई, वो सिंपल सा है कि ये जो इस केस में पहले वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले को चेंज कर, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? बाय ऑल को ड्रॉप करेंगे फिर। अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है कि दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो फिर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले को चेंज करिए आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा, है ना? अब ये वाली बात तो सही हो गई, एन आर्स, आर में वॉवेल साउंड है तो ये तो क्लियर हो गया। विद इन प्रपोजिशन हो गया, विथ और इन से मिलकर के बना है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो विद इन एन आवर्स जर्नी, 1 घंटे की जर्नी में, कह रहा है वी विल अप्रोच, हम अप्रोच करेंगे, कहाँ पर? कह रहा है नियर आगरा। अब सिंपल सी बात है, अप्रोच के साथ नियर नहीं लगा पाओगे, वो इट मेक्स अ सुपरफ्लुअस, है ना? तो यहाँ पर नियर को ड्रॉप कर दो आप। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? दैट विल बी फोर्थ। अब फिर सेम वही कहानी है कि अप्रोच के अकॉर्डिंग नियर नहीं आएगा, नियर के अकॉर्डिंग अप्रोच नहीं आएगा। चेंज किसको करोगे? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले को, है ना? एक चीज़ और एक और डाउट था, मैं शुरू में डिस्कस करना भूल गया कि आप ये बोल रहे थे कि सर टॉपिक वाइज़ करा दीजिए, है ना? इसको टॉपिक वाइज़ करा दीजिए तो वेट, थोड़ा-सा आप वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी ये टॉपिक वाइज़ भी जो आपके वो हैं, वो टॉपिक वाइज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास टाइम है अभी, तो उसमें हम लोग टॉपिक वाइज़ भी डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, है? a movement delay would have proved costly in the situation। अब पहले पहले वाले फ्रेज को पढ़ो, a movement delay। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा ऐसे लिखा है, a pound weight, a pound weight, a day leave, है ना? अब इनको लुक एट दीज फ्रेजेस, आप ऐसे लिखोगे, a pound weight, a day leave, या फिर यू कैन राइट इन दिस वे, a pound's weight, a day's leave, a moment's delay, है ना? तो यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया? दैट विल बी फर्स्ट। तो कई ऐसे टर्म हैं जहाँ पर, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, टाइम है, वेट है, डिस्टेंस है, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफ यूज कर लेते हैं। वो जो आप पढ़ते हो ना कि एपोस्ट्रोफ केवल किसके साथ यूज किया जाता है? लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ नहीं यूज किया जाता। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझनी चाहिए कि कुछ उसमें पॉइंट आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तब वो डेफिनिशन कंप्लीट होगी। कल इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि एपोस्ट्रोफ है केवल लिविंग के साथ यूज होता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं। तो उसमें ऐड करिए फिर। एक तो पर्सोनिफिकेशन वाला टर्म, है ना? दूसरा सिटी, कंट्री, स्टेट उनके साथ लगा लेते हो। तीसरा कि जहाँ पर आप वेट की बात करते हो, टाइम की बात करते हो, अमाउंट की बात करते हो, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, बाकी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अनदर वन, अगले वाले पे आते हैं। सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज़ रिलीज़्ड। कह रहा है सीन्स के बाद लिख रहा है फ्रॉम द फिल्म, ये बन गया पीओ। अच्छा, सीन्स के अकॉर्डिंग इसने हैड लगाया, हैड पास्ट में आएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल है ना? कह रहा है टू बी, अच्छा टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। लेकिन यू नो वेरी वेल सेंसर 2 होते हैं, एक सेंसर ये होता है, एक सेंसर ये होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पहला वाला सेंसर है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, इट मीन्स क्रिटिसाइज़। और ये जो होता है जो फ़िल्म वगैरह को बैन करने का काम करता है, सेंसर बोर्ड आप जानते हो ना, है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? सीन्स फ्रॉम द फ़िल्म, तो सीन है फ़िल्म की, हैड टू बी सेंसर्ड, हैड टू बी सेंसर्ड, उनको बैन किया जाना था। कह रहा है बिफोर इट वाज़ रिलीज़्ड। अब यहाँ पर जो सेंसर है ये क्रिटिसाइज़ वाला मीनिंग देगा। यहाँ पर आपको ये वाला सेंसर्ड यूज़ करना चाहिए वाला। तो कई बार मैंने वो वाली बात आपको पहले डिस्कस की कि कई बार वो क्वेश्चन वोकैब बेस्ड भी डिज़ाइन कर देगा, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, शी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब ये क्वेश्चन पार्टिसिपल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको सीधे टू द पॉइंट बताता हूँ कि अगर आप बीइंग से पार्टिसिपल लिख रहे हो, बीइंग से पार्टिसिपल लिख रहे हैं, यहाँ कॉमा आएगा और यहाँ पर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो और इसके पहले भी आपने सब्जेक्ट लिख रखा है नाउन के रूप में। अगर ऐसा है, तो फिर ये वाला प्रोनाउन यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में लिख रहे होगे, इसको ड्रॉप कर दिया करो, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। जैसे ये आपने लिखा मिसेज़ प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, है ना? और ये सी जो है ये अननेसेसरीली यहाँ पर यूज़। ऐसे यूजुअली पार्टिसिपल में एक बात आप चेक करते हो कि टर्म बैलेंस होने, टर्म बैलेंस का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है क्या?
कि आप इसको ऐसे लिखते हैं, बीइंग अ गुड टीचर, बीइंग अ गुड टीचर, मिसेज प्रताप हैज़ टू बी, वो बाकी पूरा स्टेटमेंट है आपका। यहाँ पर क्या है देखो, ये वाली बात अगर आप समझोगे तो बीइंग के साथ जब स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट कॉमन हो गया तो 2-2 बार नहीं लिखना है सेम सब्जेक्ट को खास तौर से। और वो भी आपको याद रखना है कि अगर नाउन के रूप में पहले डिफाइन कर दिया, तो फिर उसका प्रोनाउन तो यूज़ ही नहीं करना है कॉमा के तुरंत बाद, है ना? होप सो समझ में आ गई होगी बात। पार्ट नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, ये बताना ज़रा। बीइंग अ रेनी डे वी कुड नॉट डू एनीथिंग, वी कुड नॉट डू एनीथिंग, है ना? ये स्टेटमेंट दिया है। और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आता है। और एक बात और मैंने आपको समझाई थी कि बीइंग से रिलेटेड सेंटेंस का अगर पार्टिसिपल सही ना हो, तो बीइंग के पहले सब्जेक्ट लगा दिया करो, आप सब्जेक्ट ऐड कर दिया करो। अगर पार्टिसिपल करेक्ट है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इस सेंटेंस का आप कमेंट करके आंसर बताएँगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना? वापस आते हैं अगला वाला। वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट, है ना? अब एक-एक स्टेप को चेक करो ज़रा। वी है, यहाँ पर हैव टू है। हैव टू के बाद इंश्योर लिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन चेक करना, एक इंश्योर ये होता है INSURE, एक इंश्योर ये होता है ENSURE, एक एश्योर होता है वो तो आश्वासन देना होता है ना? ये वाली बात आप जानते हो। ये बीमा करना होता है, सेफ्टी के लिए। ये इंश्योर सुनिश्चित कराना होता है। कह रहा है वी हैव टू इंश्योर, बीमा करना दैट मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट, हमें सुनिश्चित करना है कि जो मेंबर्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो ये वाला इंश्योर आना चाहिए, है ना? ये वाली बात, है ना? चलो मेरे भाई वापस चलते हैं अगले वाले पे। होप सो ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। कई बार ये जो क्वेश्चन है ना वोकैब में आपको देखने को मिलता है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी एक और पॉइंट अगर यहाँ पर आप रिकॉल कर पाएँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ की वज़ह से मैंने ऑफ किया था। एश्योर के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, है ना? तो ये कई बार पूछ लेता है आपसे, तो इसको भी आप रिकॉल रखिएगा। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास दैन द स्टूडेंट स्टैंड अप। ये तो बहुत मतलब हर एक एग्ज़ामिनर का बड़ा फ़ेवरेट क्वेश्चन है कि नो सूनर के साथ क्या करते हैं? सर दैन का यूज़ करते हैं। नो सूनर स्टार्टिंग में हो, सर इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। यू नो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो आपने कहा नो सूनर के बाद डिड द टीचर, यहाँ तो इन्वर्जन भी लगा रहा है, पॉइंट भी क्लियर है, एंटर द क्लास ये वाली बात भी सही। अच्छा, इंटर के साथ इनटू भी लगा के कई बार यूज़ कर लेता है। इंटर इंटू, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप अगर ऐसे 100 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए, वो आपके नियर अबाउट 200 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस उससे भी ऊपर क्वेश्चंस हो जाएँगे, क्योंकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे। इंटर इंटू इनकरेक्ट होता है, लेकिन समटाइम्स इंटर इंटू करेक्ट भी होगा, वो भी आपको याद रखना है। अगर प्लेस दे रहा है इंटर इंटू के बाद, तो फिर वो इनकरेक्ट है, और प्लेस नहीं दे रहा है, तो फिर वो करेक्ट है ना? जैसे एंटर इंटू अ डिबेट, किसी व्यक्ति ने डिबेट में हिस्सा लिया, तो फिर एंटर इंटू अ डिबेट वो करेक्ट है फिर आपका। तो देन तो क्लियर हो गया। अब देखो सारी बातें आपको, कई सारे स्टूडेंट होंगे जो यहीं पर गिव अप कर देंगे। कहेंगे सेंटेंस सही है, नो एरर मार कर दे। लेकिन मेरे भाई ये लिख रहा है द स्टूडेंट स्टैंड अप, यहाँ पर क्या लगा रहा है? पास्ट, यहाँ पर क्या लगा रहा है? प्रेजेंट है।
यहाँ पर आना चाहिए स्टूड अप। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ज़रूरी नहीं है, जैसे हार्डली के साथ ये वाला पॉइंट भी आप यहीं पर रिकॉल कर लें कि हार्डली स्कार्सली, ये तो मैंने इस वजह से रख दिया है सो दैट आप उसको रिकॉल रखो कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कंजक्शन में ही प्रॉब्लम देगा, ज़रूरी नहीं वो इन्वर्जन में ही प्रॉब्लम देगा, हो सकता है वो टेंस पर प्रॉब्लम दे दे। क्लियर? अनदर वन, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। आइए चेक करते हैं सर। कह रहा सी इज सही है, कॉन्फिडेंट सही है। अच्छा, एक और बात कि बी फॉर्म जब आप लिखते हो तो बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आते हैं, है ना? जब आप एक्शन वर्ब लिखते हो तो फिर एडवर्ब आ जाते हैं, एडवर्ब आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये है कि दे फॉट ब्रेव या ब्रेवली, दोगे ब्रेवली के साथ? दे फॉट हाउ, वो डिफाइन कर रहे हैं कोई एक्शन कैसे हुआ। दे फॉट ब्रेवली, दे आर ब्रेव। तो अगर बी फॉर्म लगा रहे हो तो बी फॉर्म अपने साथ एडजेक्टिव को कैरी करते हैं क्योंकि उनके साथ कॉम्प्लीमेंट लिखने होते हैं। एक्शन वर्ब के साथ आपको एडवर्ब चाहिए। आपने कहा सी इज कॉन्फिडेंट, पहली बात क्लियर हो गई। और कॉन्फिडेंट के साथ आप टू का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आएगा ऑफ। जैसे ऑफ लगाओगे तो आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, कि प्रपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं सर, जीरंड का यूज करते हैं, तो ऑफ विनिंग आएगा। ये वाला करेक्ट आंसर। तो ये बन जाएगा। अभी रिसेंट में मैंने आपको प्रपोजिशन में कराया था। कॉन्फिडेंट है, श्योर है, सर्टेन है, इनके साथ आप क्या करते हो, इनके साथ आप ऑफ लगाते हो, है ना? जितने टर्म इसमें, एक वर्ड आपने सस्पिशियस भी पढ़ा था, डाउटफुल भी पढ़ा था, वो सारे रिकॉल भी करने हैं आपको साथ ही साथ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ? बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में। पहली बात तो एक और डाउट है आपका कि स्टार वर्ड कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? तो पहले तो क्लियर कर लो कि स्टार इज अ काउंटेबल नाउन। आप कहोगे गिन तो सकते नहीं, इतने ज़्यादा हैं। तो भाई, काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन ये होती है कि बेसिकली जब आप काउंटिंग स्टार्ट कर लो, टोटल कितने हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपने 1 2 3 4 कर लिया, 1 2 3 4 5, तो फिर वो काउंटेबल हो गया। अब यहाँ पर जब काउंटेबल है तो फिर हाउ मच नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए सर? हाउ मैनी। ये बनेगा ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। पार्ट नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट, अमेरिकन्स आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स। अमेरिकन सही है, आर करेक्ट है। फिर आप आए अकस्टम्ड। अब एक बात और समझना कि बी फॉर्म के बाद जो समटाइम्स आप क्या यूज करते हो? एडजेक्टिव। बी फॉर्म के बाद आप क्या यूज करते हो? एडजेक्टिव का यूज करते हो। जैसे आपने कहा ही वॉज मैरिड, मान लीजिए आपने लिखा ही वॉज मैरिड। अब ये मैरिड थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे आप कहते हो आई एम टायर्ड, टायर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, आई के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो आप। वैसे आपने कहा अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड, ये वाली बात क्लियर हो गई। अकस्टम्ड के बाद क्या लगाते हो? टू। 2 पॉइंट आपने पढ़े थे, यू विल रिमेंबर। आपने कहा था सर एक वर्ड है एडिक्टेड एंड सेकंड वर्ड इज अकस्टम्ड, और दोनों के साथ आप क्या करते हो सर? टू का यूज करते हो। एडिक्टेड टू एंड अकस्टम टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स, है ना? ये तो पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लास्ट में विद देयर मील्स भी करेक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस कैसा होगा? नो एरर। क्लियर? गॉट इट? चलिए आगे। आई वंडर, I wonder why are you tinkering with the wire? You might get a shock। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई वंडर, और जैसे आप इसके बाद बढ़े, यहाँ पर आप देख रहे हो वाई लगा हुआ है। अच्छा, वाई के दो फंक्शन हो सकते हैं ना, एक तो इन्वर्जन वाला काम हो सकता है। इन्वर्जन मतलब वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाओगे। एक वो हो सकता है कि जहाँ पर आप कंजक्शन के रूप में यूज करोगे तो बाद में सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। जितने ये क्यू डब्ल्यू वाले वर्ड है ना? डब्ल्यू एच वाले वर्ड ऐसे लिखो आप। डब्ल्यू एच वर्ड है, उनके साथ क्या होता है, या तो क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे या तो कनेक्टर का काम करेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी रिटन बिफोर सब्जेक्ट एंड वी कैन यूज इंट्रोगेटिव मार्क एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। बट वेन एवर फंक्शन इज कंजक्शन, we use assertive statement. We can use subject before helping verb and we use the period at the end of the sentence। ये period कहलाता है, full stop जो है। ये वाली बात यहाँ पर incorrect हो गई, ये बनेगा you are tinkering with the wire।
और ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हालाँकि मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊँगा इस बार, वॉइस के क्वेश्चंस कराऊँगा, तो वॉइस में पहले स्पॉटिंग एरर कराऊँगा। अगले वीक में आपको देखने को मिलेंगे। वॉइस में पहले स्पॉटिंग एरर करेंगे, नरेशन में पहले स्पॉटिंग एरर करेंगे, फिर हम वो नरेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? तो ये मतलब एक और डाउट होता है ना, मेजर डाउट कि वॉइस और नरेशन से तो केवल वही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कौन से? कि एक्टिव से पैसिव बना दो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दो, लेकिन सेकंड थिंग इज़ दैट कि उससे स्पॉटिंग एरर भी बनते हैं, है ना? नेक्स्ट क्लियर हो गई बात? वन्स एन ओल्ड hermit saw a cat pounce upon a rat। पाउंस मतलब होता है झपटना। वन्स एन ओल्ड hermit, वन्स एक बार, एन ओल्ड hermit, ओल्ड वॉवेल है, वॉवेल के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? एन। सा सेकंड फॉर्म है, सही है। अ कैट, कैट को देखा, कैसे देखा? पाउंस नहीं आएगा, पाउंसिंग, ये आप लिखोगे, पाउंसिंग अपॉन अ कैट, है ना? यहाँ पर आपको पार्टिसिपल चाहिए, तो ये आप ऐसे लिखोगे, द कैट पाउंसिंग अपॉन अ रैट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पाउंसिंग इन प्लेस ऑफ पाउंस, होप सो क्लियर है। 2 लैक्स ऑफ पीपल, ये आपने वैसे पढ़ा होगा किसमें? नाउन की स्पॉटिंग एरर में आपने इसको डिस्कस किया। नाउन वाले चैप्टर में आपने ये वाली बात पढ़ी होगी। 2 lakhs of people attended the meeting held in the parade grounds। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आपने ये पॉइंट पढ़ा है कि सर जब भी नंबर व्हेनेवर नंबर इज़ गिवन जस्ट लाइक दैट, जैसे आपने कहा सर डज़न है, 100 है, डज़न है, 100 है, थाउज़ेंड है, मिलियन है, लाख है, मिलियन है, बिलियन है, ये वाले टर्म हैं आपके, है ना? इनके साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों को समझिएगा ध्यान से। एक तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप हिंदी अर्थ निकाल लो, तो वहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं समझना है तो आप ये वाली बात याद रखो कि इनके पहले अगर नंबर दिए गए हैं, तो ये वर्ड सिंगुलर होंगे और अगर नंबर नहीं है, इनके बाद ऑफ लगा हुआ है, तो ये वर्ड प्लूरल हो जाएंगे। जैसे आपने कहा मान लिया 2 डज़न, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर मैंने कहा डज़न ऑफ तो आप बोलोगे डज़न्स ऑफ। 2 डज़न करेक्ट है, डज़न्स ऑफ करेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक तो मेथड ये हो गई, दूसरी मेथड एक और है, जो सबसे एवरग्रीन है। कि आप उसका हिंदी अर्थ निकाल करके देखो, आपने कहा 2 दर्जन, 2 दर्जन, आपने कहा दर्जनों, ये वाली बात। यहाँ पर जब आप 2 दर्जन बोल रहे हो ना, तो ये सिंगुलर हो गया, दर्जनों बोल रहे हो तो प्लूरल हो गया, ऐसे भी केस कर सकते हो। 2 लाख लगाइए यहाँ पर, फिलहाल तो एक तो मिस्टेक वो है कि दोनों एक साथ दे दे रहा है, डेफ़िनिट और इंडेफ़िनिट दोनों टर्म एक साथ दे रहा है। एक तो पहले तो आपको ड्रॉप कर लो, 2 लगा है तो लाख आएगा, ये बनेगा 2 लाख पीपल, है ना? दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाकी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, नो सूनर ही हैड रियलाइज्ड, ये तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन हो गया। हैड कम्स बिफोर सी बिकॉज़ वी हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ इन्वर्जन। बाकी देन करेक्ट है। टेंस भी देख लो, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, सही है। इसका मतलब पार्ट कौन सा हो गया? दैट विल बी नेक्स्ट। अनदर वन, द जीएम ऑफ द कंपनी डिस्पेंस्ड द मैनेजर्स सर्विसेज। जो जीएम है कंपनी का, अच्छा द जीएम ये सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द कंपनी पीओ बन गया, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया। डिस्पेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म तो किसी के साथ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको, जब आप प्रपोजिशन पढ़ रहे थे वहां पर डिस्कस किए थे, डिस्पेंस विथ सर्विसेज, ये फ्रेज होता है, ईडियम होता है, इसको याद रखना, है ना? तो आपने क्या कहा? डिस्पेंस द मैनेजर सर्विसेज, डिस्पेंस द मैनेजर्स विथ सर्विसेज, आप ऐसे यूज करोगे। ये विथ मिसिंग है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? दैट विल बी थर्ड, है ना? एक सेकंड मेरे भाई। चलिए वापस चलते हैं।
ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी थर्ड। आइए आगे चलते हैं। हालाँकि आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ से प्रॉब्लम होती होगी, मैं स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ बहुत जल्दी, है ना? तो फिर सारी प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व हो जाएगी। कबीर इज़ टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन, है ना? आपने कहा कबीर इज़ टेलिंग, क्या कबीर सिंगुलर, एज आ गया, टेलिंग। अच्छा, टेल के बारे में कुछ याद आ रहा है? जब ये वाली बात पढ़ी थी हम लोगों ने, टेल है, टोल्ड है, एंड टेलिंग है ना? और हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि जब ये वाले टर्म आप यूज़ करते हो तो इनके बाद क्या आता है? इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी। हाँ, ये वाली बात क्लियर है? जैसे से के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हो। से टू के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, ये वाली बात आप जान, से टू के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करो, है ना? तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो गलत हो गया ना, फिर यहाँ पर सेइंग आना चाहिए। ये बनेगा कर कबीर इज़ सेइंग, पार्ट नंबर कौन-सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले पे आते हैं। In such delicate matters, we often go with his advice. Age has been handling such cases effectively. सर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। अरे इन प्रपोजिशन हो गया, सच डेलिकेट मैटर्स, मैटर्स नाउन हो गया, डेलिकेट एडजेक्टिव हो गया, सच इसके साथ आप क्या यूज करो? एडवर्ब। ये पूरा का पूरा बन गया पीओ, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया, सही है? वी सब्जेक्ट हो गया, ऑफन। अच्छा, ऑफन यूजुअली इंडेफिनिट के साथ यूज करते हो आप, एक एडवर्ब है जिसका यूज आप यूजुअली किसके साथ करते हो? इंडेफिनिट के साथ करते हो। गो, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे। अरे विथ हिज एडवाइस, सही हो गया। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एन नहीं लगाओगे, प्लूरल नहीं बनाओगे, दोनों चीजें सही है। विथ हिज एडवाइस, ये बन गया पीओ। एज यहाँ पर कंजक्शन है, एज मतलब क्योंकि। ही हैज, अच्छा यहाँ पर देखोगे तो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर देखोगे तो प्रेजेंट टेंस है। कह रहा है हैज बीन हैंडलिंग, हैज बीन के साथ आईएनजी, सही है ये वाली बात। कह रहा है सच केसेस इफेक्टिवली, और कैसे हैंडल कर रहा है? कह रहा है इफेक्टिवली, एडवर्ब है, इसका मतलब सेंटेंस पूरा एरर फ्री है, बराबर होगा। करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टर। अच्छा पहले तो ये देख लो, क्रॉस और अक्रॉस में अंतर होता है। क्रॉस एक वर्ब है, दिस इज आवर वर्ब। अक्रॉस एक हमारा प्रपोजिशन है। अक्रॉस क्या है? ये हमारा प्रपोजिशन है, ठीक है? अब इसमें देखो ध्यान से, ही के साथ वॉज सही है, टू टायर्ड। अच्छा ये ध्यान से देखो, टू टायर्ड दैट, क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि टू के साथ आप दैट लगाते हो? ये तो स्ट्रक्चर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि हम लोग सो के साथ दैट लगाते हैं। ये फ्रेज बनता है हमारा, कौन सा फ्रेज बनता है? सो दैट वाला, ना कि टू डैश टू। टू के साथ टू वाला फ्रेज बनता है, यू नो वेरी वेल। ये टू डैश टू यूज करता है, सो के साथ दैट यूज करता है। यहाँ पर पैटर्न अगर पूरा देखोगे, बाकी इसमें कैन नॉट, कुड नॉट का यूज करते हो बाद में। यहाँ पर पूरा पैटर्न देखो, कुड नॉट पूरा स्टेटमेंट लिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर सो के साथ जाएंगे हम। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टर। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी फर्स्ट। अनदर वन, my desire to meet the president without prior information, without prior appointment। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इनके साथ टू लगाते हैं, आईओआर के साथ टू लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब कई सारे स्टूडेंट जो कि सर यहाँ टू मिसिंग है, ऐसे कुछ ऐसे डाउट पूछते हो फालतू वाले कि इसके साथ टू क्यों नहीं है? भाई कंपैरिजन भी तो होनी चाहिए, जब कंपैरिजन नहीं है तो क्यों लगाओगे टू, है ना? जैसे मैंने अगर स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया, आई एम सीनियर, है ना? केवल इतना स्टेटमेंट लिया। अब मैं कर यहाँ पर टू लगाने की कोई नीड है बताइए? वो तो तब लगेगा जब कंपैरिज़न होगी। ये वाली बात आपको समझनी है, इसलिए टू नहीं आएगा, ठीक? दूसरी बात एक और, कि ये आपको पढ़ कर के बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा होगा। माय डिज़ायर टू मीट द प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, पता है क्या? वो ये है कि वर्ब मिसिंग है। माय डिज़ायर इज़ टू मीट, वर्ब तो चाहिए ना, विदाउट वर्ब कैसे? विदाउट फाइनाइट वर्ब यू कांट मेक अ सिंगल सेंटेंस। क्योंकि फाइनाइट वर्ब का वो काम ही है कि वो टेंस को डिफाइन करेगी, है ना? यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी फर्स्ट। नो अदर वन, आगे चलते हैं। व्हेन वी विजिटेड हिज ऑफिस वी फाउंड दैट ही वाज सिपिंग कॉफी विद सम ऑफ हिज कलीग। एक बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता था टी का, बहुत पहले था, है ना? जैसे वो सिपिंग कॉफी लिख रहा है, वैसे वो सिपिंग टी लिखते थे।
हम तो चाय जो है वो सुर्र करके पीते हैं, है ना? देखो क्या कहना चाह रहा है, व्हेन वी विजिटेड, समझना, व्हेन टाइम बताएगा, अरे वी विजिटेड पास्ट हो गया, हिज ऑफिस, जब हम लोगों ने उसके ऑफिस में विजिट किया, और विजिट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए टू नहीं लगाते। वी फाउंड, फाउंड पास्ट हो गया, यहाँ पर भी पास्ट, यहाँ पर भी पास्ट, दैट ही वॉज, ये भी पास्ट हो गया, सही है। सिपिंग कॉफी विथ सम ऑफ हिज कलीग, सर क्या यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा स्टेटमेंट एरर फ्री है। एक बार पास्ट है तो पूरा का पूरा पास्ट में बनाओगे, यू नो वेरी वेल, है ना? आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू गिव अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यूज ऑफ चीविंग गम और सिमिलर अदर मेथड कैन बी हेल्प्ड। इन ऑर्डर टू, ये फ्रेज होता है, पहले तो ये वाली बात याद रखना, केवल इन ऑर्डर नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे इन ऑर्डर टू, है ना? दूसरी बात, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, गिव अप मतलब छोड़ना होता है ना? ताकि हम जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ सकें। द बैड हैबिट, गिव अप द बैड हैबिट, ताकि हम जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ सकें। कह रहा है किसकी? कह रहा है ऑफ स्मोकिंग, पीओ, कॉमा, यूज ऑफ च्यूइंग गम आर सिमिलर अदर मेथड। तो यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो, यूज ऑफ च्यूइंग गम आर सिमिलर अदर मेथड, सही है। आगे कह रहा है कैन बी, और ये क्या हो सकती हैं अगर हम स्मोकिंग छोड़ते हैं, जितनी बुरी आदतें हैं, है ना? मतलब जैसे स्मोकिंग है, उसकी वो बुरी आदत अगर हम छोड़ दें, उसकी जगह च्यूइंग गम का यूज करें या और कोई चीज़ यूज कर सकते हैं। कैन बी हेल्पफुल, ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया, हेल्प की जगह आप हेल्पफुल का यूज करें। पार्ट नंबर, ही ऑब्वियसली रिलक्टेंस, है ना? मेरा वॉज व्यूड सीरियसली बाय हिज सुपीरियर्स एंड ही वॉज सस्पेंडेड। अब सुपीरियर के बाद टू नहीं लगा है, देखो, नो कंपैरिजन है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड। अब देखो हिज, ये डिटरमिनर हो गया, यू नो वेरी, पजेसिव हो गया। रिलक्टेंस वर्ड नाउन है, नहीं जानते हो तो ऐसे याद रखो, जिन वर्ड्स के लास्ट में सफिक्स के तौर पर ए एन सी ई एन सी यूज करते हो वो नाउन की तरीके यूज हो। अब नाउन है तो यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हो आप, ये तो एडवर्ब है ना? यू नो वेरी वेल, एक वर्ड है ऑब्वियस और एक वर्ड है ऑब्वियसली, है ना? ये दो वर्ड है, दिस इज आर एडजेक्टिव एंड दिस इज आर एडवर्ब। यहाँ पर रिलक्टेंस क्या हो गया? नाउन। यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं आएगा, ऑब्वियस आएगा, ऑब्वियस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट। यू नो वेरी वेल, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन को एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव को एडवर्ब चाहिए, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब को एडवर्ब चाहिए। ये देखो, तो आप ऐसे डिफाइन करते हो, नाउन प्रोनाउन को क्या चाहिए सर? एडजेक्टिव चाहिए, है ना? और आपने कहा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीन टर्म है जिनके लिए आपको क्या चाहिए सर? एडवर्ब चाहिए, है ना? यू नो वेरी वेल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी, है ना? इसको एक-एक स्टेप करके समझते हैं। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रीअश्योर्ड क्या हो गया? जैसे अभी आपने एश्योर्ड वर्ड पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है रीअश्योर्ड, है ना? सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट है। दूसरा हिज बॉस, उसने अपने बॉस को रीअश्योर किया, ये कहना चाह रहे हैं। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर आपने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लिखी है और वर्ब के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पर एनपी आ जाएगा, नो प्रपोजिशन, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ही रीअश्योर्ड, और यहाँ पर बनेगा हिज बॉस, पार्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर हो गई बात सर? नेक्स्ट अनदर वन, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। फिर एक-एक पार्ट को तोड़ो आप। द कंपनी रिपोर्ट्स, है ना? कंपनी सिंगुलर है, रिपोर्ट वर्ब है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एस ऑब्लिक ईएस। दैट कंजक्शन हो गया। ये वाली बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब अगला सब्जेक्ट होगा, उसकी अगली वर्ब होगी, है ना? अब आप देखो जरा, द डिमांड सब्जेक्ट हो गया, फॉर देयर कंप्यूटर्स, ये क्या हो गया? यहाँ पर बन गया पीओ, है ना? अब क्या कह रहा है? आर ग्रोविंग, ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि द डिमांड इज आर सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू डिमांड वी कैन यूज इज इन प्लेस ऑफ आर। आर कैन बी रिप्लेस विथ इज, है ना? पार्ट नंबर कौन सा हो गया? दैट विल बी थर्ड। अनदर वन, व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर।
अब एक-एक पार्ट पहले आप ब्रेक करो। व्हेन आई सा, सही है? ये हो गया आपकी वर्ब हो गई, पास्ट में हो गई, ठीक है? आई न्यू, वाज़ पास्ट हो गया, है ना? आई हैड लुक्ड फॉर, ये भी पास्ट हो गया और पता है, आपको सब कुछ सही लगेगा। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सर्च करना। लुक फॉर का मतलब मीनिंग होता है सर्च। अब बाकी इसको पूरा थॉरोली देखो आप। व्हेन आई सॉ द ड्रेस, सही है? आई न्यू इट वाज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई वाज़ लुकिंग फॉर, जिस चीज़ को मैं ढूँढ रहा था। ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन है ना? और प्रोग्रेसिव एक्शन किसमें लिखे जाते हैं सर? परफेक्ट में नहीं। यहाँ पर बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई वाज़ लुकिंग फॉर इन प्लेस ऑफ हैड लुक्ड फॉर। लुक फॉर मीन्स सर्च, जैसे वाइस वर्सा ये भी दे देता है लुक अप मीन्स फाइंड आउट, है ना? ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं। ये ठीक वही ड्रेस है, ठीक है, जो मैं ढूँढ रहा था। अब कोई भी अगर प्रोग्रेसिव एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन आप लिखोगे तो वो किस में आना चाहिए? वो आपका कंटीन्यूअस में आना चाहिए। सर इतनी बात क्लियर हो गई? आगे। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज़ सून एज़ आई गेट होम। अब पता है एक और टर्म मैं आपको बताता हूँ, पीछे लास्ट वाले सेगमेंट में शायद ये वाली बात डिस्कस, ये आपने एज़ सून एज़ लिखा है। ध्यान सुनिएगा, एज़ सून एज़, इसके साथ एक क्लॉज़ है और ये दूसरी क्लॉज़ है। ये क्लॉज़ प्रेज़ेंट में है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली क्लॉज़ किसमें होगी? फ्यूचर। अब इसने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या किया, कि जो एज़ सून एज़ वाली क्लॉज़ पहले आनी चाहिए वो बाद में रख दी और जो मेन क्लॉज़ है उसको पहले ले आया। जैसे ये देखो ज़रा, एज़ सून एज़ आई गेट होम, गेट मतलब प्रेज़ेंट हो गया ना? यहाँ पर आई कॉल यू नहीं होगा, आई विल कॉल यू विल बी योर करेक्ट आंसर, पार्ट नंबर 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। अब एक और आपने बहुत अच्छे से अगर फ्रेम रूट कर रखा है उसको कि अफ्रेड के साथ ऑफ लगाते हैं और फ्राइटेन के साथ ऑफ लगाते हैं, फ्राइटफुल के साथ ऑफ लगाते हैं, लेकिन वो किस चीज़ से भयभीत है, वो समथिंग आगे लिखना चाहिए तभी तो आप करोगे। मैंने केवल इतना लिखा आई एम अफ्रेड, है ना? तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अब ऑफ देयर इज़ नो नीड टू ऐड ऑफ, है ना? अब मैं ऐसे लिखूँ कि आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, है ना? भूतों से मैं भयभीत हूँ। एक मन में मेरे क्वेश्चन चल रहा था उस समय से कि जो जितने घोस्ट होते हैं, है ना? घोस्ट हैं, क्या दे न्यू इंग्लिश? दे नो इंग्लिश, है ना? और वो अवेयर हैं, ग्रामर क्या है, वोकैब क्या है, इनसे फ़ैमिलियर हैं। मतलब वो अगर इफ यू वांट टू टॉक विद देम, है ना? तो वो कैसे? अगर आप इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन करें तो वो कैसे रिप्लाई करेंगे, है ना? आई एम जस्ट थिंकिंग कि मतलब वो किस तरीके से अच्छा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि मतलब वो जो व्यक्ति है, वो जो भूत है, प्रेतात्मा है ना? वो किसकी है? मुझे ऐसा समझ आया कि मतलब कि वो किसकी है? वो अगर पढ़ा-लिखा भी इंसान होगा, एजुकेटेड इंसान होगा, ही कैन आल्सो रिप्लाइड, ये कहते हैं, ठीक है? कि मतलब अच्छे से पढ़ लिख लो, है ना? इस जन्म में तो काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। देखो यहाँ पर बन गया आई एम अफ्रेड, ये वाली बात सही है, आई डिड अ मिस्टेक ये इनकरेक्ट हो गया। मैंने आपको एक फ्रेज़ बताया था, डू अ मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक, करेक्ट फ्रेज़ विल बी मेक अ मिस्टेक। तो पार्ट नंबर कौन-सा बन गया? दैट विल बी सेकंड और ये कल वाले सेशन का मतलब लास्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ यू रिमेंबर। आगे चलते हैं। मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, है ना? अब ये फ्रेज़ तो बहुत कॉमन है, यू नो वेरी वेल कि मैनी आ या एन का आप यूज़ करते हैं। मैनी आ ऑब्लिक एन, ये आप यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर डिटरमिनर, 2-3 डिटरमिनर आप यूज़ करते हो ना? एक मैनी आ या एन हो गया, अ ग्रेट मैनी हो गया, है ना? अ ग्रेट मैनी प्लूरल होता है, मैनी प्लूरल होता है, मैनी आ या एन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जब एक-एक करके बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, तो वहाँ पर फिर टर्म यूज़ करता है मैनी आ। जैसे मैं आपको ये वाली बात ऐसे कहूँ कि भाई पहले एक भूत आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके बहुत सारे हो गए, है ना? तो इसको बोलते हैं मैनी आ या एन, एक-एक करके बहुत सारे हो जाएँ। मैंने कहा मैनी आ सिंगुलर है, स्टूडेंट्स सिंगुलर है, इसके बाद पूरा स्टेटमेंट सिंगुलर होगा, वो डीएसवीपी वाला कॉन्सेप्ट है, डीएसवीपी सॉरी डीएसवीपी वाला कॉन्सेप्ट, है ना?
जैसा डिटर्मिनर होगा वैसी वर्ब आएगी, वैसा सब्जेक्ट आएगा, यू नो वेरी वेल। तो अब मैनी आ या एन जो बन गया वो क्या बन गया? डिटर्मिनर बन गया। तो ये आ स्टूडेंट सिंगुलर यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट आंसर हैज, ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने बैलेंस करने की कोशिश की है, मैंने ऐसा नहीं किया है आज के सेगमेंट में कि केवल टफ ही क्वेश्चन रखे हैं या मॉडरेट ही रखे हैं या इजी ही रखे हैं, सभी तरीके के बैलेंस करने की कोशिश की है। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड, ऑन द टाइम एक तो ये होता है और एक होता है एट द टाइम। एट द टाइम का मतलब बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम होता है, इसका मीनिंग होता है समय पर। जैसे आपने कहा कि भाई जो गेस्ट है वो अपने समय से आ गए हैं। समय से मतलब मान लो उनको मॉर्निंग में आना था, ठीक है, मॉर्निंग में आ गए। नून या आफ्टरनून से पहले मतलब मॉर्निंग में ही आ गए वो। ये ऑन टाइम, समय पर। समय पर मतलब टू द प्रिसाइज टाइम की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब आप एट द टाइम कहते हो तो एग्जैक्टली टू द प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हो आप, है ना? जैसे मान लो किसी कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी होनी है, वो नेट 1 पीएम पर होनी है। एग्जैक्ट 1 पीएम की बात करो, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा एट द टाइम। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑन द टाइम की जगह एट द टाइम। एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर, एक्यूरेट टाइम है जिस समय उसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है। बहुत सारी जो क्राउड है वो असेंबल्ड हुई वहाँ पर। पार्ट नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाए। अमेरिकन आर एकस्टम टू, अच्छा ये तो हो चुका है शायद, ये अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग ना, विद देयर मील्स। अकस्टम के साथ टू लगाते हो, एडिक्टेड के साथ टू लगाते हो, है ना? यू नो वेरी वेल, है ना? तो वो वाली बात तो सही है और बाकी विथ देयर मील्स वो भी करेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है मेरे भाई? नो एरर है। बाकी आप देख सकते हो नेक्स्ट। द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज एंड इज बाउंड टू फेस आर आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आर सो कॉल्ड सेवियर्स, है ना? अब एक एक चेक करो जरा। द प्रॉब्लम्स प्लूरल हो गया, ठीक है, दैट कंजक्शन हो, आर कंट्री सब्जेक्ट हो गया, आर कंट्री सिंगुलर है, हैज आ गया, एंड लगा रहे हो, एंड के बाद इज लगा रहे हो, इज वर्ब। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो मैंने क्या किया, आपने सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर आपने वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, यहाँ पर आपने एंड लिखा है, यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अब दोनों को अगर सेम फॉर्म ऑफ मेन वर्ब चाहिए तो एक ही बार लिख दो आप, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग चाहिए स्प्लिट, तो फिर दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए मान लो फर्स्ट फॉर्म, इसको चाहिए मान लो थर्ड फॉर्म, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। माय ब्रदर, माय ब्रदर हैज वर्क एंड एंड इज स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। मान लीजिए स्टेटमेंट दिया। अब इसको आप डिफाइन करने गए, डिफाइन कैसे करोगे कि हैज के बाद ये हैज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, इज के साथ आएंगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म किसकी? वर्क की। यहाँ पर आना चाहिए, और सॉरी, माय ब्रदर हैज के बाद ये नहीं आएगा, हैज वर्कड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। माय ब्रदर हैज वर्कड एंड इज स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी। आप ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे इसको देखो जरा। एंड इज बाउंड टू फेस लिख रहे हो आप, लेकिन हैज के साथ तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर फेस्ड आएगा। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट, है ना? अब इसको समझना है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? दैट विल बी इन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। वेन एवर एनी नेगेटिव एडवर्ब कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज इन्वर्जन। जब भी स्टार्टिंग में आपके जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स आएँगे, वो अगर स्टार्टिंग में हैं तो फिर वी यूज़ इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, इज कॉल्ड इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना क्या कहलाता है? इन्वर्जन। अब आपने कहा नेवर, नेगेटिव एडवर्ब है, नेवर बिफोर। यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन सब्जेक्ट ये है स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है और हैव वर्ब है, तो हैव पहले आ जाएगा। तो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी, पार्ट नंबर सेकंड इनकरेक्ट होगा। योर करेक्ट स्टेटमेंट विल बी नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। बाकी वो पूरा स्टेटमेंट आप कर सकते। नाउ अप टू अनदर वन। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट
है ना? बीइंग से आप स्टार्ट करो। देखो और एक चीज़ और समझो यार, नाइट के लिए आप यू का यूज़ कर नहीं सकते हो। पार्टिसिपल गलत हो गया, इसलिए बीइंग के पहले आपने इट लगा रखा है। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, सही है? यू मस्ट, अब यहाँ से सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट नाउन हो गया, नाइट है कैसी, स्टार्मी एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल लगा रहे हो आप। यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल है। और मॉडल के बारे में क्या पढ़ते हो कि सर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद बी अगर गिवन है तो थर्ड फॉर्म, अगर हैव गिवन है देन तब भी थर्ड फॉर्म के साथ जाओगे। तो जैसे यहाँ पर ना तो बी है ना ही थर्ड हैव है, तभी ये थॉट लिख रहा है, तो थॉट इनकरेक्ट है, यहाँ पर आना चाहिए थिंक का। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थॉरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। जो अनरीजनेबल बिहेवियर है, अब पता है इसको क्वेश्चन अगर डिफाइन करना है तो ऐसे लिखेगा द अनरीजनेबली बिहेवियर, तो क्वेश्चन बन गया। आपको पता है नाउन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए सर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पर है, ये तो सही हो गया। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का जो अनरीजनेबल बिहेवियर है, अनरीजनेबल मतलब जो गैर तार्किक है। जैसे एक वर्ड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, रेशनल, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, और इरेशनल, इलॉजिकल, उसी को बोलते हैं अनरीजनेबल। ऑफ हिज डॉटर, ये बन गया पीओ, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है। वाज थॉरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। अब एक बात समझने लायक है कि जो उसकी डॉटर का अनरीजनेबल बिहेवियर है, उसने क्या किया, मिस्टर गुप्ता को अपसेट कर दिया। थॉरोली मतलब पूरी तरीके से, तो अपसेट के साथ आप थारोली लगा रहे हो, अपसेट वर्ब है, वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो यू नो वेरी वेल, ये वाली बात तो सही हो गई। यहाँ पर वॉज अननेसेसरली यूज हुआ है। अब डायरेक्ट लिखो ना कि ऑफ हिज डॉटर अनरूली, वो सॉरी अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थारोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, है ना? तो वॉज अपसेट नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट अपसेट, सेकंड फॉर्म है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट, ही कंप्लेन टू द पुलिस that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money, है ना? कह रहा ही कंप्लेन्ड, सेकंड फॉर्म है। अच्छा पता है इसको, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, पहले ये वाली बात तो आपको समझनी चाहिए। अब पता नहीं एग्जामिनर को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हो, इतना मूर्ख क्यों समझते हो, बहुत स्मार्ट है। पता है वो क्वेश्चन ऐसे बना देगा, यहीं पर लिख देगा कंप्लेंट, और आप पढ़ते हुए चले जाओगे ही कंप्लेंट टू दी पुलिस, और आपको लगेगा सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, कहाँ प्रॉब्लम है? जबकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करो, कंप्लेन इज आर वर्ब एंड कंप्लेंट इज आर नाउन। तो शिकायत करना वो कंप्लेन है, शिकायत वो कंप्लेंट है। एक तो क्वेश्चन वहां से बन जाता, दूसरा क्वेश्चन कि कंप्लेन के साथ आपने प्रपोजिशन पढ़ रखे हैं, यू नो, कंप्लेन के साथ प्रपोजिशन कौन कौन से हैं? जैसे आप कहते हो आप लगाते हो ऑफ, आप लगाते हो टू, आप लगाते हो अगेंस्ट, है ना? ये दोनों समबडी के केस में आते हैं, टू है, अगेंस्ट है, और ऑफ समथिंग के केस में आता है। ठीक है, क्लियर? अब इस बात को समझते हैं, देखो, कह रहा अब ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शिकायत करना, इसका मतलब किसी से शिकायत करना, इसका मीनिंग होता है किसी के खिलाफ शिकायत करना। आपने कहा ही कंप्लेंड, उसने शिकायत की, किससे शिकायत की? टू द पुलिस, तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई। ये तो करेक्ट है, मतलब पार्ट ए करेक्ट है, दैट कंजक्शन, अब वो पीछे वाली बात पूरी खत्म। दूसरा एक और ध्यान रखना, कंप्लेंट मतलब पास्ट है तो पूरा पास्ट में चल रहा होगा, है? हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, पैसिव बन गया, हैड के साथ बीन, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, एंड दैट, फिर से यहाँ से देखो आगे स्टार्ट कर रहा है, एंड दैट ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि एंड दैट एक साल लगा रहा है, एक प्रॉब्लम ये है कि लिफ्टेड नहीं होकर के यहाँ पर लेफ्ट यूज कर सकते थे। यहाँ पर दो दो पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट नंबर बेसिकली ओवरऑल जो पार्ट होगा दैट विल बी थर्ड, है ना? जैसे लिफ्ट की जो फॉर्म आप लिखोगे, लिफ्ट की फॉर्म लिखोगे तो क्या बनेगा, लिफ्टेड एंड लिफ्टेड, लिफ्टेड एंड लिफ्टेड। और लीव की फॉर्म लिखोगे, लीव की, तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट एंड लेफ्ट, है ना? हालाँकि उससे बेहतर प्रॉब्लम ये वाली है। अब मतलब ओवरऑल जो पार्ट थर्ड है वो इनकरेक्ट, आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया इज स्टिल prevalent in many parts of India. You know very well despite is equal to in spite of होता है। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, या तो टर्म आप यूज करो इन स्पाइट ऑफ, या तो टर्म आप यूज करो डिस्पाइट, और डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ये लिख रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, सही है?
टू इरेडिकेट मतलब खत्म करना, मलेरिया इज स्टिल प्रेवलेंट। पता है पढ़ते हुए आपको पता नहीं चल रहा है, जबकि देयर इज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है पता है, पोस्टमार्टम करने से पता चलेगा। ये क्या है, इट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, स्टिल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेवलेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेयर इज द वर्ब, वर्ब कहाँ है भाई साहब, वर्ब तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब है ये वाली बात तो इनकरेक्ट हो गई, यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ये। क्या बनेगा, आप पढ़ो ज़रा ध्यान से। करेक्ट टू इरेडिकेट मलेरिया इज मलेरिया इट इज स्टिल प्रेवलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी सेकंड। 52 क्लियर, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। और ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स दो आई वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड। अब इसको एक एक स्टेप को डिफाइन करते हैं। डिनाइड कैसा है, निगेटिव वर्ड है। अब बहुत सारे नेगेटिव वर्ड जानते हो, जैसे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। मैंने कहा जैसे डिनाई हो गया, जैसे नो नेवर नॉट, पहले तो वो जानते हो आप। फिर डिनाई आ गया, फिर फॉरबिट आ गया, फॉरबिड आ गया, फिर आप कहते हो अनटिल अनलेस आ गए, फिर आप कहते हो फ्यू लिटिल आ गए। ये जाते ही नेगेटिव वर्ड्स, इनके साथ नॉट का यूज नहीं कर पाते। बाकी वो वाले वर्ड भी हैं आपके, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, है ना, वो सारे वर्ड्स भी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपने कहा डिनाइड वर्ड जो है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सर नॉट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर नॉट को ड्रॉप कर देंगे, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो। क्लियर। हाउ इज इट दैट नाइदर योर फ्रेंड हैज नॉर हिज ब्रदर रमेशा हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, है ना। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कह रहा हाउ इज इट दैट नाइदर, अच्छा नाइदर और नॉर के बारे में क्या जानते हो। ये जो इज लगा है इट के अकॉर्डिंग लगा है ना, ये वाली बात। और यही कारण है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब दूसरी वाली बात पे आते हैं। नाइदर के साथ नॉर लगाते हो, आइदर के साथ आर लगाते हो, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये आपने टर्म देखो, नाइदर डैश नॉर, है ना, आइदर डैश और, नाइदर नॉर आइदर और, ये S1 है, ये S2 है। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो पास में होगा। बट नॉट ओनली बट आल्सो वाले में यू नो वेरी वेल, ये आपको ब्राइज रखना है कि इसमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट ही डिफाइन करेगा, S2 ही डिफाइन करेगा। एक और पॉइंट और वाले में क्या करें, S1 S2 वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, जो पास वाला होगा। यहाँ पर योर फ्रेंड महेश, ये S1 हो गया, नॉर हिज ब्रदर रमेशा, S2 हो गया। और ये S2 के पास में हैव लिखा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। इन इंडिया वर्किंग वीमेन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें पता है आप फंबल करोगे। अरे भाई हाँ, चलो वापस चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, इन इंडिया, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, वर्किंग वीमेन ये सब्जेक्ट हो गया, लीड, अच्छा वीवन हो गया। अब देखो एक प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या, कि वीमेन सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, यही तो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है वर्किंग वीमेन, तो यहाँ पर लीड्स आना चाहिए। एक बच्चा होगा ये आंसर कर देगा, ठीक है, दूसरा बच्चा आगे पढ़ेगा। कह रहा इफ दे आर मैरिड, कौन मैरिड है, यही वर्किंग, है ना, एंड हैव अ फैमिली, और उनकी फैमिली, इनके फैमिली है वर्किंग वीमेन की। अब एक और बात समझो, पता है क्या, कि अगर ये वीमेन सिंगुलर होता, ये लीड्स करेगा, यहाँ पर सी यूज करेगा, इज यूज करेगा, हैज यूज करेगा। पता है वो इसीलिए कहता है कि मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस एक बार जरूर गो थ्रू कर दे। हो सकता है वो फर्दर कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, है ना। जैसे यहाँ पर अगर बेसिकली देखोगे तो ये सही है लीड, यहाँ पर जो लीड लिख रहे हैं ये सही है, ये दे भी सही है, आर भी सही है, हैव भी सही है। यहाँ पर फिर करेक्ट करो, इसको आपको करना पड़ेगा वीमेन। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, उल्टा चल रहा है इस बार तो। हम मतलब बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ चल रहे हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। एक बात समझने वाली है कि आप कितने, अगर मान लो पहले वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले को पूरा सॉल्व करो,
तो एक तो आपको लीड्स करना पड़ेगा, फिर सी करना पड़ेगा, फिर इच करना पड़ेगा, फिर हैच करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे चेंजेज़ करने पड़ेंगे, है ना? तो उससे बेहतर है कि आप एक चेंजेज़ करो, कम से कम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया आगे चलते हैं। द टीचर मेड द बॉयज़ टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें अभी मैं अपकमिंग सेशंस में आपके साथ एक दिन पॉजिटिव वर्ब का एक छोटा-सा सेशन आपके साथ डिस्कस करूँ, है ना? चूँकि ये पॉजिटिव वर्ब का पॉइंट है। जैसे आप मेक की बात करते हो, गेट की बात करते हो, कॉज़ टू की बात करते हो, है ना? ये सब पॉजिटिव वर्ब के पार्ट होते हैं। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब डूअर स्वयं काम नहीं कर रहा है, उसे कराया जा रहा है। जैसे टीचर मेड, टीचर ने सब्जेक्ट है, मेड द बॉयज़, है ना? टू डू ऑल सम ऑल ओवर अगेन। तो टीचर ने बच्चों से काम कराया, वो जो सम है वो सॉल्व कराए, है ना? वैसे सब्जेक्ट तो ये है तो इसी को करना चाहिए, लेकिन कर कौन रहे हैं ये? तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब, है ना? जैसे मैंने ये कहा आई मेड हिम क्राई या आई मेड हर क्राई, मैंने उसे रुलाया, है ना? ये वाली बात। रोने का काम हर ने किया है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं। अब बेसिकली आपको ये वाली बात समझनी है कि जो मेड वर्ब है ना? पॉजिटिव वर्ब है और इसके बाद आप वी1 का यूज़ किया, 2 प्लस वी1 का नहीं। लेकिन ये वाली बात इनकम्प्लीट है। पहले तो आपने आंसर सॉल्व कर लिया, यहाँ पर टू नहीं आएगा, डू आएगा। द टीचर मेड द बॉयज़ डू द सम ऑल ओवर अगेन। पार्ट नंबर कौन-सा हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड। लेकिन अनदर थिंग इज़ दैट कहीं-कहीं ये भी मिल जाएगा 2 प्लस वी1 पैसिव वॉइस के केस में। ये मैं पूरा डिफाइन करके समझाऊँगा आपको। फिलहाल इतनी बात आप समझ लो। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। आई वाज़ मेड टू रन। अब ये वाज़ मेड है मतलब पैसिव है, तो ये देखो ज़रा टू रन लिख रहे हैं। हालाँकि मैं इसको समझाऊँगा अलग से एक छोटा सेशन करा दूँगा तो वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। 2 सेशंस मैं आपको और कराऊँगा। एक जहाँ पर हम लोग बात करेंगे मूड वर्ब के बारे में, है ना? एक सेशन इस पर कर लेंगे मूड वर्ब और एक सेशन इस पर कर लेंगे कॉस्टिव वर्ब। ये आगे अपकमिंग वीक्स में आपको देखने को मिलेंगे। बस अब एक ही चीज़ है कि आप अपनी कमर कस लीजिए, आप कमर कस के लग जाइए, ठीक है? चीज़ें लगातार बहुत थोड़ा-सा स्पीड अप करके भी हम लोग करेंगे अब। मैनी अ बॉय, मैनी आप पढ़ कर के आए थे सिंगुलर, बॉय सिंगुलर, वर्ड नहीं आएगा, वाज़ आ जाएगा, है ना? पार्ट नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं अनदर वन। टू द मैन हू वर्क्ड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वाज़ प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग, है ना? आप चेक करते हैं। कह रहा है टू द मैन सही है? मैन के लिए आपने हू लगाया है। हू किसके लिए आता है? और ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, पहली बात। ठीक है? दूसरा सब्जेक्टिव केस होता है, तो वर्क लिख रहा है, इसका मतलब ये वाली बात भी सही हो गई। सब्जेक्ट बन गया, सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट। सर यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट नंबर बी तक। अब आगे चलते हैं। द न्यूज़ सब्जेक्ट हो गया, वाज़ प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग एडजेक्टिव है यहाँ पर। और कितना डिसअपॉइंटिंग है? तो कह रहा है प्रोफाउंड नहीं होगा, दिस इज़ प्रोफाउंडली। हाउ मच डिसअपॉइंटिंग? आप कहोगे प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। पार्ट नंबर कौन-सा हो जाएगा? दैट विल बी थर्ड, है ना? तो योर करेक्ट स्टेटमेंट विल बी टू द मैन हू वर्क सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वाज़ प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। अनदर वन, द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून have a direct effect in the rising and falling of the tides, राइजिंग एंड फैलिंग ऑफ द टाइड्स, है ना? अब एक यहाँ पर बात समझ देखो, कह रहा द डिफरेंशियल अट्रैक्शन, ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले आर्टिकल द हो गया, क्योंकि डिफाइन करो किनका? ऑफ द सन एंड द मून। सन और मून जो भी हेवनली बॉडीज है उनके साथ आर्टिकल द भी लगाते हैं। ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस जो कि प्लूरल है। यही कारण है दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैव। अ डायरेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर होता है, यू नो वेरी वेल। अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस, अफेक्ट इज आर वर्ब, इफेक्ट इज आर नाउन, है ना? आपने कहा डायरेक्ट इफेक्ट सही है, और किस पर? कह रहे इन, यहाँ पर आ जाएगा ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग। वैसे यहाँ फॉलिंग करते तो बहुत अच्छा रहता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, है ना? ओवरऑल जो पार्ट इनकरेक्ट है वो कौन सा है? थर्ड। बाकी वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा बेहतर होता है कि टू द पॉइंट आपको यहाँ तो काम चल जाता है कि आप अगर पार्ट पर पहुँच गए, ठीक है, कि ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है, तो उतने से ही काम हो जाता है। डिस्पाइट आप ये तो सॉल्व पढ़ते ही सॉल्व कर लोगे कि डिस्पाइट के साथ आपका यूज़ नहीं करते, है ना? अनलेस ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं।
अनलेस टू आर मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। एक सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, ठीक है, इज एवरीथिंग इज वेल, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। हाँ, ये कह रहा है अनलेस टू आर मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर ले चलता हूँ, ठीक है। कह रहा है अनलेस टू आर मोर मेंबर, जब तक कि दो या दो से ज्यादा जो मेंबर हैं ऑब्जेक्ट नहीं करते। अब देखो, एक टर्म आप पढ़ते हो जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसका काम कर जाए? नाउन का काम कर जाए, उसी को हम जीरेंड बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन का काम कर जाए, दिस इज कॉल्ड जीरेंड, इसको जीरेंड बोलते हैं, ठीक है। जीरेंड से पहले हम क्या लगाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव लगा। ये क्या लगा करके दे देगा? पजेसिव प्रोनाउन लगा करके। यहाँ पर जैसे आप देखोगे ज्वाइनिंग जीरेंड है, और किसकी ज्वाइनिंग? कह रहा है हिज ज्वाइनिंग। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पार्ट नंबर बन जाएगा, दैट विल बी सेकंड। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने कहा जब भी, वेन एवर एनी जीरेंड इज गिवन, जब कभी भी कोई जीरेंड फॉर्म दी गई है, तो वी कैन यूज पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर इट। अगर वो पोजीशन बता रहा है तो उसके पहले फिर हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यू नो वेरी वेल, वो जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई है, हिज है, हर है, योर है, देयर है ना? ये होते हैं। और एक चीज़ और, अगर नाउन का पोजीशन बताए तो फिर आप क्या करोगे? नाउन में अपस्ट्रॉफ लगा दोगे। जैसे अगर कहा जाए आई एम वेरी हैप्पी अबाउट रोहन्स कमिंग टुडे, वहाँ रोहन कमिंग नहीं लिख रहा, रोहन्स कमिंग टुडे, है ना? तो जीरंड के पहले नाउन होगा तो नाउन में पजेसिव अपस्ट्रॉफ लगाओगे। प्रोनाउन है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव वाला टर्म। The prospective buyer of the house left the premises because he was asked to pay a considerable higher price than he could afford. अब मैं एक एक ब्रेक नहीं करा रहा हूँ, आप ब्रेक कर लोगे, है ना? बहुत सारे सेंटेंस मैंने ब्रेक करके कराए। अब मैं चल रहा हूँ जहाँ पर मेनली प्रॉब्लम है, जैसे ये देखो जरा। हायर क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसको डिफाइन करो। प्राइस नाउन। अच्छा, पीछे सॉल्व किया करो जब ऐसे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो बैक एंड से आप उसको सॉल्व करते हुए चला। आपने कहा प्राइस वर्ड नाउन है, प्राइस कैसा है? हायर है। और कितना हायर है उसके लिए एडवर्ब चाहिए। यहाँ पर आएगा कंसीडरेबल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा कंसीडरेबली। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी थर्ड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडरेबली हायर प्राइस। जैसे कहा जाए, मैंने कहा रियल, रियल हैप्पी, हैप्पी मैरिड, या रियल हैप्पी लाइफ, मान लो इतना ही लिखा हुआ है। लाइफ नाउन हो गया, और कैसी है? हैप्पी। और कितनी हैप्पी है? रियली, रियली हैप्पी लाइफ, है ना? जैसे आप बोलते हो रियली हैप्पी रियली मैरिड लाइफ, है ना? तो उस तरीके से आप बना लो। एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पी नहीं लिखोगे, तो ये वाली बात आप ध्यान रखें। यू आर बीइंग क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई। अच्छा, द रीजन व्हाई आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, जैसे वो द रीजन व्हाई के साथ जा रहा है वैसे आप क्लिक कर पाओगे। ये जो द रीजन व्हाई है, ये ऑलरेडी रीजन को डिफाइन कर रहा है। इसके साथ रीजन बताने वाले कोई भी अननेसेसरली वर्ड्स हमें ऐड नहीं करने हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा द रीजन व्हाई, अब इसके साथ आपने क्या किया? यहाँ पर बिकॉज का यूज कर रहे हो, क्योंकि इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या लगाओगे? दैट, है ना? तो द रीजन वाई के साथ ना तो बिकॉज लगाओगे, ना ड्यू टू लगाओगे, ना ही ओइंग टू का यूज करोगे। वी कॉन्ट हार्डली बिलीव, वी कॉन्ट हार्ड, अच्छा इसको पढ़ते ही आप डिफाइन कर लोगे। बहुत सारे वर्ड, ये तो अभी डिस्कस भी किए थे अनटिल अनलेस वाले पे, जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं तो नॉट का यूज नहीं करते हो। तो वी कॉन्ट हार्डली बिलीव, वी कॉन्ट हार्डली बिलीव। और ये वाली बात जैसे आपने देखी है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, डबल नेगेटिव एक साथ आएंगे नहीं, तो एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। वी कॉन्ट बिलीव। आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो दोनों पार्ट अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी कैन हार्डली बिलीव, है ना? यहाँ पर ओवरऑल जो पार्ट होगा दैट विल बी फर्स्ट, दिस इज योर इनकरेक्ट पार्ट। अब वो वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली। इनके साथ क्या करते हैं हम? इनके साथ हम जो टेंस यूज करते हैं दैट विल बी, सॉरी,
जो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव होता है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग, अच्छा ऑल्दो के साथ बट या एट या कॉमा आना चाहिए। यहाँ पर कॉमा हो गया, ठीक है, सही है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 इयर्स। अब आपने कहा जैसे फॉर प्लस टाइम है या सिंस प्लस टाइम है। यू नो वेरी वेल इसके साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। आई एम प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई हैव बीन प्लेइंग। यू नो वेरी वेल कि जब भी आप सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम यूज करते हो देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो मतलब जो एक्चुअल टेंस आना चाहिए दैट विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर बन जाएगा पार्ट नंबर दैट विल बी नेक्स्ट। इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन आर्यन अमित एंड अभिषेक आई थिंक आई विल सेलेक्ट आर्यन बिकॉज ऑफ हिज कमांडिंग पर्सनालिटी। एक तो पहले तो ये डिफरेंस याद रखो कि बिकॉज इज आर कंजक्शन, हमारा कंजक्शन है, और बिकॉज ऑफ इज आर प्रपोजिशन। और पता है इनमें भी वो मेन बात याद रखनी है, ये आपका प्रपोजिशन। एक बात और याद रखनी है आपको इसमें, पता है क्या, कि कंजक्शन होगा तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया होगा, और प्रपोजिशन होगा तो केवल फ्रेज गिवन होगा। ये वाली बात, जैसे ये आप लिख रहे हो बिकॉज ऑफ हिज कमांडिंग पर्सनालिटी, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, सही है। और बाकी इसमें ये सेंटेंस वैसे नो एरर है, इसमें एक ही डाउट हो सकता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। चॉइस बिटवीन, अब कितने लोगों के बीच में चॉइस है, आर्यन अमित एंड अभिषेक। अब आपको लगेगा कि मोर देन 2 के केस में है तो यहाँ पर आना चाहिए सर अमंग आना चाहिए, है ना? जबकि यहाँ पर बिटवीन करेक्ट है, उसके रीजन है क्योंकि एंड अमंग के साथ नहीं लगा पाओगे, है ना? जब चॉइसेस होती है तो उस केस में आप क्या करते हो, एंड के साथ ही जाना प्रेफर। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आपका कैसा है, इनकरेक्ट। आगे चलते हैं। मैन्स हैप्पीनेस आर माइजरी आर इन अ ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड्स। तो आपने और लिखा हुआ है, यहाँ पर S1 है सर, यहाँ पर S2 है, और हमने पढ़ा था व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद और वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब माइजरी, माइजरी कैसा है, सिंगुलर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इज पार्ट नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। और द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, है ना? जो राइज है और जो फॉल है किसकी, ऑफ द टाइड। अब आपने कहा ऑफ द टाइड मतलब पीओ बन गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। द राइज एंड फॉल, अब एंड से जब आप दो नाउन कनेक्ट करते हो, है ना, और आर्टिकल केवल पहले वाले के साथ लगा रहे हो तो इट बिकम सिंगुलर, ये सिंगुलर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा सर इज। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, पार्ट नंबर सेकंड। I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. Winning क्या हो गया सर, जीरंड हो गया, और जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। एक और शायद क्वेश्चन है आपका, मैनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन। सकम के साथ प्रपोजिशन टू लगाते हो, ये वाली बात क्लियर है। मैनी या कैसा होता है, सिंगुलर होता है ना? ये सिंगुलर हो गया तो ये भी सिंगुलर हो गया। यहाँ पर हैज आ गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, है ना? यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल एरर फ्री है क्योंकि मैनी या सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो सेगमेंट है मेरे भाई, ये होता है पूरा वाइंड अप। यहाँ पर नियर अबाउट मैंने 70 क्वेश्चंस आपके कवर कराए हैं। 100 क्वेश्चन का मैंने टारगेट रखा था स्पॉटिंग एरर के लिए। टोटल जो आपका पूरा टारगेट था वो था 100 क्वेश्चन का, है ना? जिसमें 40 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेशन में आपको करा दिए थे, 70 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए, मतलब मोर देन 100 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए स्पॉटिंग एरर पे, ठीक है? फिर भी अगर आपको नीड लगे तो यू कैन टेल मी, उसके बाद भी स्पॉटिंग एरर पे सेशन चाहिए तो देख लेंगे। दूसरी चीज़ एक और कि अब जो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी स्पेलिंग करेक्शन, जो कि बहुत नेग्लेक्टेड पॉइंट होता है ज़्यादातर स्टूडेंट का। वहाँ पर हम बात करेंगे स्पेलिंग करेक्शन में मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाऊँगा। तो उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड हैं, बार-बार रिपीट होते हैं, वो सारे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसका टेस्ट रखेंगे, है ना? ये जितने टॉपिक्स आप करते जा रहे हो, इनका टेस्ट होगा, वो भी लाइव होगा बहुत जल्दी, है ना? तो होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? आज के सेगमेंट के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे एक नए जोश, नए एनर्जी के साथ, ठीक है? अ, इफ यू वांट टू like this session then you can like, ठीक है? Thank you so much for attending this session.
थैंक यू। जय हिंद।